आज जो यूनिट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू द पब्लिक हेल्थ का जो पार्ट है, जिसके अंदर विल डिस्कस जूनोसिस और जो भी हाइजीन से रिलेटेड पार्ट है या फिर जुरिस्प्रूडेंस का कुछ पार्ट है या पोस्टमार्टम से रिलेटेड। तो जो आज का जो यूनिट हम कवर कर रहे हैं उसके अंदर विल डिस्कस अबाउट मेन जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं जूनोसिस, उसका क्या क्लासिफिकेशन है, क्या क्या ऐसे एनिमल्स और बर्ड्स हैं जिनकी डिजीजेज जो है वो कॉमनली ट्रांसमिट होती है मैन को, और अगर ऑक्यूपेशनली कोई अगर ऐसी डिजीज ट्रांसफर होती है तो उसकी क्या क्लासिफिकेशन है, और ऐसी कौन सी डिजीजेज हैं जो ऑक्यूपेशनल जूनोसिस के अंदर हम कंसीडर करते हैं। तो इसके अंदर जो क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछे गए हैं उनमें हमारे पास एक इंपॉर्टेंट है एमर्जिंग एंड री एमर्जिंग जूनोसिस, एक पार्ट है, इसके क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। देन सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ जूनोसिस, की जो जूनोसिस है उसकी वजह से क्या सोशली या फिर इकोनॉमिकली जो पर्संस हैं उनके ऊपर क्या क्या इफेक्ट आता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जूनोसिस एसोसिएटेड विद मीट एंड मिल्क, रोल ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, ये पूछा गया है। जूनोसिस रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन, एमर्जिंग जूनोटिक डिजीज, ये दोबारा पूछा गया है। उसके अलावा जो कुछ जो जूनोटिक डिजीज हैं जैसे कॉमन ब्रुसेलोसिस है, टीबी है, लेप्टोस्पायरा है, उससे रिलेटेड उनके क्या फीचर्स हैं वो हमसे पूछा गया है। देन ऑक्यूपेशनल जूनोटिक डिजीज, उनके कॉजेटिव एजेंट्स, ऑक्यूपेशनल जूनोटिक हेल्थ हैजार्ड सिमिलरली, और एक्सप्लेन द रोल ऑफ बर्ड्स इन ट्रांसमिशन ऑफ जूनोटिक डिजीज। तो जो मेन आप देखोगे तो उनके अंदर दो ही टाइप से ज्यादा फोकस होता है, या तो जूनोसिस के अंदर जो भी एनिमल और बर्ड्स हैं उनका क्या रोल है, या फिर एमर्जिंग और री एमर्जिंग जूनोसिस जो हैं वो उनके किस किस वे में कौन सी ऐसी डिजीज हैं जो एमर्ज और री एमर्ज कर रही हैं, और ऐसे क्या रीजंस है जिसकी वजह से नई डिजीज हैं जो एमर्ज हो रही हैं, या जो पुरानी डिजीज जो हमने इरेडिकेट कर दी थी वो दोबारा रीअपीयर होना शुरू हो गई हैं। ऐसे क्वेश्चंस आप कॉमनली देखोगे। तो इसके अंदर एक और एडिशनल पार्ट बच जाता है, वो बच जाता है जूनोसिस और इसकी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, जो एक बड़ा मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके अंदर किस किस टाइप से जो है हम क्लासिफाई करते हैं और क्या क्या उनके पर्टिकुलर एग्जाम्पल हैं। तो वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उसी से हम स्टार्ट करेंगे आज। क्योंकि कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा है तो पीपीटी की फॉर्म में न जाके हम नॉर्मल जो है पीडीएफ की शेप में ही उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास टर्म आ जाती है जूनोसिस। ये जूनोसिस है क्या चीज? तो ऐसी डिजीज या इंफेक्शंस जो नेचुरली ट्रांसमिट होते हैं बिटवीन वर्टिब्रेट एनिमल्स एंड ह्यूमंस। जो वर्टिब्रेट एनिमल्स और ह्यूमंस हैं उनके बीच में जो ह्यूमंस टू एनिमल्स ट्रांसमिट हो सकते हैं, या एनिमल्स टू ह्यूमन जिनका ट्रांसमिशन है, उन पर्टिकुलर जितनी भी डिजीज है उनको हम कंसीडर करेंगे जूनोसिस के अंदर। तो अगर ऐसा पूछा जाता है तो उसके बाद ये जो टर्म जिसने कॉइन की थी रुडोल्फ विर्चू, ये भी आपको मेंशन करना है अगर इस टाइप से रिलेटेड जूनोसिस और उसकी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हमारे पास जूनोसिस होगी, उसके बाद किसने वो टर्म थी जो कॉइन की थी। उसके बाद जो इसकी क्लासिफिकेशन है उसकी हम कई वे में क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन करते हैं बेस्ड ऑन इटियोलॉजिकल एजेंट्स की क्या कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं। अगर कोई बैक्टीरियल कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है तो हम उसको बैक्टीरियल जूनोसिस के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे, या अगर वायरल है, पैरासिटिक है, प्रोटोजोवल है, कोई फंगल है, कोई एल्गी से रिलेटेड है, कोई वायरल है, उनके बेसिस पे हमने जो भी टियोलॉजी है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन इसका किया है। देन ट्रांसमिशन साइकिल, ये काफी मेजर इंपॉर्टेंट है, या उसके क्या रिजर्वर होस्ट हैं उनके बेसिस पे हमने जो है वो तीन इसकी क्लासिफिकेशंस की हैं जूनोसिस की, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन इटियोलॉजिकल एजेंट्स। तो इसमें जैसे हमारे पास बैक्टीरियल है, तो बैक्टीरियल में आप कॉमन देखोगे जैसे ब्रुसलोसिस एक कॉमन एग्जांपल है, उसके अलावा लेप्टोस्पायरोसिस है, एंथ्रेक्स है, ये सारे के सारे क्या है, बैक्टीरियल डिजीज हैं जो ट्रांसमिट होती है फ्रॉम एनिमल्स टू मैन। देन वायरल, वायरल में जैसे रेबीज एक इसका मेजर एग्जांपल है, उसके अलावा जैपनीज एंसेफेलाइटिस है। रिकेशियल में हमारे पास जैसे क्यू फीवर आ जाता है या स्क्रब टाइपस आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। फंगस या फिर माइकोटिक जूनोटिक जूनोसिस की अगर हम बात करें तो जैसे हिस्टोप्लाज्मोसिस एक बड़ा कॉमन है, कैंडाइडा का इन्फेक्शन बड़ा कॉमनली हो सकता है, उसके अलावा क्रिप्टोकोकस है, या डर्मेटोफाइट्स हैं जितने भी जो एनिमल्स हैं उनसे जो है ह्यूमन के अंदर इन्फेक्शन कोज कर सकते हैं। सिमिलरली पैरासिटिक में जैसे हमारे पास आ जाता है टोक्सोप्लाज्मोसिस, विसरल लाइवा माइग्रेंस, टीनियसिस आ जाता है इसके अंदर, टीनिया सेजिनाटा, टीनिया सोलियम, हाइड्रेटिड्स जो होता है उसमें जैसे इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसोस का जो पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है वो भी जो है मैन के अंदर ट्रेवल कर सकता है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजिकल एजेंट्स ही हमारी क्लासिफिकेशन है।
कि क्या मेजर जो एजेंट्स हैं जो कोई पर्टिकुलर डिजीज करते हैं। सो उसके अंदर हमारे लिए एग्जाम्पल, एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल हमें हर कैटेगरी से याद होने चाहिए इसके अंदर। देन बेस्ड ऑन रिजर्वॉयर होस्ट, तो इसके बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन की कि ऐसी क्या डिजीजेज हैं। 2 पॉसिबिलिटी होती हैं कि एक साइड में हमारे पास एनिमल है, एक साइड में हमारे पास मैन है या ह्यूमंस के अंदर। तो या तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई डिजीज एनिमल टू मैन ट्रांसमिट हो, या कोई ऐसी डिजीज हो सकती है जो मैन टू एनिमल ट्रांसमिट हो, या कुछ ऐसी डिजीज जो मैन को भी और एनिमल्स को भी अफेक्ट करे, दोनों को अफेक्ट कर रही हैं। तो मैन टू एनिमल उनका ट्रांसमिशन हो सकता है, एनिमल टू मैन उनका ट्रांसमिशन हो सकता है। तो जो रिजर्वोयर होस्ट है, जो जिसके अंदर वो डिजीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, जब वो दूसरे एनिमल को या दूसरे जो मैन है या एनिमल है उसके अंदर ट्रांसमिट करेगा, उसके बेसिस पे हमने कुछ टर्म्स इनके लिए यूज करी हैं, जिनके अंदर एक कॉमनली जो आप देखोगे वर्ड यूज होता है एंथ्रोपोजोनोसिस। एंथ्रोपोजोनोसिस, तो ये जो डिजीजेज हैं दे आर, जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो एनिमल्स के लिए कर रहे हैं, एंथ्रा जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो हम ह्यूमन के लिए कर रहे हैं। तो दीज डिजीजेज ऑफ डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स विच अकर्स इन नेचर इंडिपेंडेंट ऑफ मैन। और मैन जो यहाँ पे है, जो अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस हैं उनके अंदर जो है एंटर करता है, या कि ऑक्यूपेशनल कॉन्टेक्ट है, कोई डिजीज है जैसे वाइल्ड के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, जैसे केएफडी जो डिजीज है, काइसेंसोड फॉरेस्ट डिजीज, वो एक फॉरेस्ट के अंदर एग्जिस्ट करती है। नॉर्मली वहां पे वो प्रोपोगेट होती है, लेकिन एक्सीडेंटली अगर मैन वहां पे एंटर करता है या डिफोरेस्टेशन की वजह से जो टिक्स वगैरह हैं वो कांटेक्ट में आती है, तब वो डिजीज जो है वो मैन को अफेक्ट कर सकती है। या जैसे लेप्टोस्पायरा इसका एग्जांपल है। रेबीज जो है वो एनिमल्स के अंदर, या हम कहें कि वाइल्ड एनिमल्स के अंदर एग्जिस्ट करती है, वहां से अगर कोई जो डोमेस्टिक एनिमल है डॉग को बाइट होती है, तब वो एक अर्बन साइकिल के अंदर आ जाती है, उसके बाद फिर वो मैन में एंटर करती है, जब जो कोई डॉग है जब वो बाइट करता है। तो ये इस टाइप की डिजीज कहाँ होंगी? फ्रॉम एनिमल्स टू मैन, एंथ्रोपोजोनोसिस के, या ये कहें जू वर्ड, जू टू एंथ्रो, एंथ्रोपोजोनोसिस। सेकंड आ जाती है जू एंथ्रोपोनोसिस। तो इसके अंदर जो एंथ्रो टू जू ट्रांसमिशन, मतलब कोई डिजीज जो ह्यूमन के अंदर एग्जिस्ट करती है, वहां से जैसे सपोज कोई मिलकर है, मिलकर से कोई ऐसी डिजीज है, उसको कोई कोल्ड से रिलेटेड इश्यू है, ट्यूबरकुलोसिस है, सेप्टिक थ्रोट है, कोई स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन है, तो एट द टाइम ऑफ मिल्किंग वो कोई उसके मिलकर के हैंड हो सकते हैं, या स्नीजिंग वगैरह, कफिंग वगैरह से वो जो पर्टिकुलर डिजीज है वो जो मिल्किंग एनिमल है उसको ट्रांसमिट हो सकती है। तो ये जो जू एंथ्रोपोनोसिस के अंदर हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे, विच पास फ्रॉम मैन टू अदर वर्टिब्रेट एनिमल्स। तो इसमें हमारे पास जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, डिप्थीरिया है, अमीबियसिस है, या फिर हम सेप्टिक सोर थ्रोट भी इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, और टाइफाइड वगैरह के जो इन्फेक्शन है वो भी हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, जो मैन टू एनिमल ट्रांसमिट हो सकते हैं। देन हमारे पास आ जाते हैं एम्फीजिनोसिस। तो एम्फी मतलब जो दोनों को अफेक्ट करती है, तो ये मैन एज वेल एज एनिमल्स, दोनों या वर्टिब्रेट एनिमल्स दोनों इसके होस्ट होते हैं। तो मैन टू एनिमल ट्रांसमिशन हो सकता है, एनिमल टू मैन ट्रांसमिशन हो सकता है, दोनों की पॉसिबिलिटी है। दिस एजेंट कैन पास फ्रॉम मैन टू एनिमल एंड एनिमल टू मैन, ये मेन वर्ड है हमारा। और अगर इसके एग्जांपल देखेंगे हम, तो जैसे साल्मोनेलोसिस है, स्टेफाइलोकोकोसिस है, स्ट्रेप्टोकोकोसिस है, ये सारे के सारे जो बैक्टीरियाज हैं ये मैन को भी इफेक्ट करते हैं, और सिमिलरली जो एनिमल्स हैं उनको भी अफेक्ट करते हैं। तो इस टाइप की कंडीशंस अगर होती हैं, तो वहां पे जो दोनों हमारे होस्ट हैं वो इक्वली अफेक्ट होंगे, तो वहां पे वर्ड होगा हमारा यूज एम्फिजिनोसिस। तो बेस्ड ऑन रिजर्वोयर होस्ट हम उसको कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं? एंथ्रोपोजोनोसिस, जू एंथ्रोपोनोसिस और एम्फिजिनोसिस। तो याद रखने का इजी मेथड यही है कि हमें पीछे से आगे चलना है, जो वर्ड पीछे है वो उसका होस्ट होगा, और दूसरे एनिमल या दूसरा जो भी उसका जो फ्रंट पार्ट है, जो भी वहां पे स्पीसीज है उसके अंदर अफेक्ट करेगा। तो जू वर्ड हम यूज करेंगे एनिमल्स के लिए, तो जेड टू ए ट्रांसमिशन होगा एनिमल्स टू ह्यूमन। इसके अंदर एंथ्रो टू जू ट्रांसमिशन होगा, मैन टू एनिमल्स यहाँ पे ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। और थर्ड जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन रिजर्वोयर होस्ट, वहां पे एम्फिजिनोसिस है, जहां पे जो दोनों डिजीज जो है वो दोनों वर्टिब्रेट होस्ट को
इक्वली अफेक्ट करती हैं। तो यहाँ पे हमारा स्टेफ है, साल्मोनेला है, स्ट्रेप्टोकोकस है, ये इसके अंदर मेजर हमारे जो डिजीज के एग्जांपल्स है वो आ जाते हैं। देन बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन साइकिल्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, इसके अंदर ज्यादा हमें ध्यान देना पड़ेगा इस चीज के लिए कि एक तो है डायरेक्ट और एक है साइक्लो सेप्रो, आगे आगे इसकी मल्टीपल टर्म्स हम डिस्कस करेंगे। दिस इज बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन साइकिल। अब कोई ऐसी डिजीज है जो नेचुरली एक सिंगल वर्टिब्रेट स्पीसीज के अंदर ट्रेवल करती है, कोई हो सकता है जैसे एंथ्रेक्स है कोई डिजीज, तो वो एक पर्टिकुलर एनिमल स्पीसीज है उसके अंदर वो ट्रेवल करती है। वहां पे एक एनिमल डाई करता है, दूसरा एनिमल जब उसके कांटेक्ट में आता है स्पोर्स वगैरह के, तो वो एंटर कर जाता है। या कुछ एयर में एक एनिमल के जो ड्रॉपलेट्स हैं स्नीजिंग वगैरह से रिलीज हुए, तो उसकी वजह से उसके जो एरोसोल्स है वो इन्वायरमेंट में आ जाते हैं, दूसरा एनिमल उसको इनहेल करता है, तो वहां पे वो डिजीज हो सकती है। तो यहाँ पे एक जो डिजीज है वो एक सिंगल वर्टिब्रेट स्पीसीज के अंदर ट्रेवल करती रहती है नेचुरली। सिंगल वर्टिब्रेट स्पीसीज हमें याद रखना है डायरेक्ट जूनोसिस के अंदर। तो ह्यूमंस के अंदर इन्फेक्शन यहाँ पे कहाँ आएगा, कब आएगा, जब यहाँ पे कोई एक्सीडेंटल कॉन्टेक्ट हमारा उस पर्टिकुलर जो साइकिल चल रहा है उसके अंदर ये हमारे पास कहीं से मैन जो है उसमें एक्सीडेंटली एंटर कर जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है, कोई ऐसा कोई सब्सटेंस है, कोई स्पोर्स हैं जहां पे मैन जैसे डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया, या फूड के थ्रू कोई एंटर किसी ने कर लिया, जैसे कई बार हमने जैसे टीनियासिस पढ़ेंगे, तो बीफ है या पर पोर्क है, वहां पे टीनिया का इन्फेक्शन है, टीनिया सोलियम सेजिनाटा है, उनको जब कोई अनकुक्ड पोर्क या बीफ कंज्यूम करते हैं तो टीनियासिस का हो सकता है। कई बार कहीं कहीं पे जो है मैकेनिकल वेक्टर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, कोई जैसे जो ब्लड सकिंग आर्थ्रोपोड्स हैं वो एक पर्टिकुलर एनिमल से वो ट्रांसमिट कर सकते हैं मैन के अंदर। तो यहाँ पे मेन हमारा जो फोकस है वो है कि ये जो डायरेक्ट जूनोसिस हैं ये एक पर्टिकुलर स्पीसीज के अंदर एग्जिस्ट करती है, सिंगल स्पीसीज में, और वहां से एक्सीडेंटली जो है वो मैन के अंदर एंटर कर सकती है। एग्जाम्पल्स में हमारे पास जैसे रेबीज का हमने डिस्कशन किया, सिंपल जो जैसे डॉग्स हैं या कार्निवोर्स हैं उनके अंदर ट्रेवल करती हैं, जब कोई बाइट वगैरह होगी तब ये एंटर करेगा ह्यूमंस के अंदर। एंथ्रेक्स का भी सिमिलर है, कहीं पे एक्सीडेंटल कांटेक्ट आ गया जैसे एबेटोर वगैरह में आ गया, या वूल सोर्टर डिजीज जो हम बोलते हैं कि जब कोई वूल सोर्ट करते हैं वहां पे इनहेलेशन से जो स्पोर्स हैं वो उसके रेस्पिरेटरी रूट से एंटर कर गई। ट्यूबरकुलोसिस का है जैसे एनिमल्स से जो ट्रांसमिट होती है, या किसी पर्टिकुलर एनिमल को कोई स्किन इश्यूज हैं रिलेटेड टू माइट्स, तो वो माइट्स जो है जब ह्यूमन को अफेक्ट करती हैं तो वो भी पार्ट किसके अंदर आ जाता है, डायरेक्ट जूनोसिस के अंदर। इसके अंदर सिर्फ एक होस्ट जो है वो इन्वॉल्व है। देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है साइक्लोजोनोसिस, जिसके अंदर टू और मोर वर्टिब्रेट होस्ट, टू और मोर वर्टिब्रेट होस्ट। यहां पे मैन का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि मैन उस पर्टिकुलर जो पैरासाइट है या फिर जो बैक्टीरिया है उसको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए मैन की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो ऑलरेडी अपना लाइफ साइकिल अदर जो वर्टिब्रेट होस्ट है उनके अंदर कंप्लीट कर रहा है। साइक्लोजोनोसिस की बात करें तो यहां पे हमें टू या मोर वर्टिब्रेट होस्ट चाहिए, और इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है जहां पे ओब्लिगेटरी और नॉन ओब्लिगेटरी साइक्लोजोनोसिस। तो जो ओब्लिगेटरी साइक्लोजोनोसिस है वहां पे मैन जो है दिस इज मस्ट फॉर कंप्लीशन ऑफ द लाइफ साइकिल, या ये कहें मैन जो है वो एक कंपलसरी होस्ट है इस कंडीशन के अंदर। मैन अगर उसके साइकिल के अंदर नहीं आएगा तो वो जो पर्टिकुलर जो डिजीज है वो आगे प्रोपोगेट नहीं कर पाएगी। तो इसके अंदर जो मेजर एग्जांपल्स हैं वो टीनियासिस से रिलेटेड है हमारे पास, टीनिया सोलियम और टीनिया सेजिनाटा। तो ये हमारे यहाँ के मेजर एग्जांपल्स है जहां पे मैन एक ओब्लिगेटरी होस्ट है, उस कंडीशन के अंदर मैन की रिक्वायरमेंट है। या सिमिलरली जैसे नॉन ओब्लिगेटरी साइक्लोजोनोसिस हो सकती है, तो वहां पे दो स्पीसीज तो इन्वॉल्व होती हैं लेकिन मैन वहां पे एक्सीडेंटली इन्वॉल्व है, कंपलसरी उसको लाइफ साइकिल के लिए मैन की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई और भी स्पीसीज अगर उसको मिलती है तब भी वो पर्टिकुलर जो भी पैथोजन है या जो भी कोजेटिव एजेंट है वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकता है। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाता है जैसे हाइडेटेड ओसिस का, जिसमें कोजेटिव जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस, ये हमें कॉमनली देखने को मिलती है। देन डायरेक्ट हमने डिस्कस कर लिया, साइक्लो डिस्कस कर लिया, उसके बाद आ जाता है मेटाजोनोसिस।
तो मेटाजोनोसिस में अभी तक हमने डिस्कशन किया वर्टिब्रेट होस्ट का दोनों के अंदर। मेटाजोनोसिस के अंदर हमें क्या चाहिए, एक वर्टिब्रेट होस्ट, एक इनवर्टिब्रेट, या एक से ज्यादा। लेकिन वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट दोनों की हमें रिक्वायरमेंट होती है फॉर कंप्लीशन ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ जो भी इंफेक्शियस एजेंट है इस कंडीशन के अंदर। तो जो इनवर्टिब्रेट होस्ट है उसके अंदर जो हमारा इंफेक्शियस एजेंट है वो या तो एज सच डोरमेंट रह सकता है, या उसके अंदर कोई अपनी जो लाइफ साइकिल की स्टेज है वो चेंज कर सकता है, डेवलप हो सकता है, या मल्टीप्लाई कर सकता है। तीनों पॉसिबिलिटी इसके अंदर हो सकती हैं इनवर्टिब्रेट होस्ट के अंदर। इनवर्टिब्रेट में जो भी हमारे फ्लाइज हैं, मस्किटोज हैं, टिक्स वगैरह हैं, ये सारे हम इनवर्टिब्रेट होस्ट में कंसीडर करेंगे। तो जो मेटाजोनोसिस है उसको हमने फिर फर्दर क्लासिफाई किया, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। तो टाइप 1 के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, 1 वर्टिब्रेट, 1 इनवर्टिब्रेट होस्ट। जैसे येलो फीवर है, प्लेग है, तो प्लेग जैसे फ्ली टू रेट, रेट टू फ्ली, फ्ली टू रेट, ये नॉर्मल उसका ट्रांसमिशन चलता रहता है। लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है जिस टाइम पे रेट्स जो है वो अपना जो पर्टिकुलर एरिया है उसको छोड़ के ह्यूमंस के एक्सेसिव कांटेक्ट में आ जाते हैं, या जैसे अर्थक्वेक वगैरह के इंसिडेंसेस होते हैं, उस कंडीशन के अंदर जो है हमें प्लेग के इंसिडेंसेस देखने को मिलते हैं, जहां पे रेट और फ्ली दोनों से जो है वो इन्फेक्शन मैन के अंदर हो सकता है। बल इन जनरल अगर देखें तो नॉर्मली ये जो लाइफ साइकिल है ये ऐसे ही चलता रहता है कि रेट, रेट टू फ्ली, फ्ली टू रेट, मैन उसमें फिर एक्सीडेंटली इन्वॉल्व होता है। देन मेटाजोनोसिस टाइप 2, तो यहां पे 1 वर्टिब्रेट, 2 इनवर्टिब्रेट होस्ट, एक वर्टिब्रेट है और 2 इनवर्टिब्रेट। तो नॉर्मली जैसे एग्जांपल अगर हम ले तो पैरागोनिमस जो हमारा पैरासाइट है उसका एग्जांपल हम लेंगे। हर एक का एग्जांपल आपको याद रखना है, अगर इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पे एग्जांपल आपको बिल्कुल कंपलसरी है मेंशन करना, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे इसकी अगर हम बात करें तो स्नेल से क्रैब के अंदर, क्रैब से डॉग, डॉग से स्नेल, मैन की कहां पे एंट्री हो जाती है, फिर दूसरा जो हमारा 2 इनवर्टिब्रेट होस्ट हो गए हमारे पास, क्रैब और स्नेल। तो नॉर्मली ये साइकिल है कि क्रैब स्नेल डॉग, क्रैब स्नेल डॉग। कहीं पे ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उस क्रैब से जो इन्फेक्शन है वो मैन के अंदर चला जाए, मैन से स्नेल, स्नेल से क्रैब, और क्रैब से फिर दोबारा डॉग के अंदर। तो क्रैब जो है वो, उसकी पॉसिबिलिटी है वो इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ पैरासाइट को जो है वो ट्रांसफर कर सकता है मैन के अंदर, पैरागोनिमस की। तो ये टाइप 2 है। टाइप 3 के अंदर हमारे पास अब हमें 2 वर्टिब्रेट होस्ट चाहिए। टाइप 2 में क्या था, वर्टिब्रेट होस्ट एक हमें चाहिए था, इनवर्टिब्रेट 2 चाहिए थे। यहां पे कंडीशन रिवर्स हो जाएगी, 2 वर्टिब्रेट है, 1 इनवर्टिब्रेट होस्ट की हमें रिक्वायरमेंट है। जैसे क्लोनरचियसिस में हमें ये देखने को मिलता है। तो इसके अंदर जो नॉर्मल साइकिल है, तो यहां पे क्रैब था, क्रैब की जगह रिप्लेसमेंट आ जाएगी फिश, फिश हमारा वर्टिब्रेट्स के अंदर आ गया, तो फिश टू डॉग, डॉग टू स्नेल। अब उसके अंदर फिर जो फिश स्नेल है वो रहेंगे, उनकी जगह जो पॉसिबिलिटी है सब्सटीट्यूशन है वो किसकी हो सकती है, मैन, मैन के अंदर वो एंटर कर सकता है। तो ये मेटाजोनोसिस टाइप 2। देन मेटाजोनोसिस टाइप 4 जिसके अंदर ट्रांस ओवेरियन ट्रांसमिशन हमें देखने को मिलता है, और इसका जो एग्जाम्पल है, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, टिक बोन एंसेफेलाइटिस। तो टाइप 4 के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, ट्रांस ओवेरियन ट्रांसमिशन। एक जो है जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो डिजीज है वो कैरी कर रही है। तो इसमें अगर हम देखें तो जैसे शीप टिक, टिक के थ्रू ये एंटर कर सकता है मैन के अंदर। टिक्स जो है वो आगे से आगे उसको प्रोपोगेट करती रहती हैं। तो इसका जो बेटर ऑप्शन हमारे पास आ जाता है कि हम, अगर हमारे पास टाइम कम है या हम इसको शॉर्ट में अगर याद रखना चाहें, तो इस पर्टिकुलर वे के अंदर हम याद रख सकते हैं मेटाजोनोसिस को स्पेशली, कि हम इसकी सब क्लासिफिकेशन कर देते हैं वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, और एग्जांपल्स हमारे पास क्या क्या हैं। जैसे तो मेटाजोनोसिस टाइप 1, उसमें हमें एक वर्टिब्रेट एक इनवर्टिब्रेट की हेल्प चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे जापानीज एंसेफेलाइटिस है, येलो फीवर है, साथ में हमने प्लेग का यहाँ पे डिस्कशन किया। टाइप 2 में 1 वर्टिब्रेट, 2 इनवर्टिब्रेट, 3 में 2 वर्टिब्रेट्स, 1 इनवर्टिब्रेट, और टाइप 4 के अंदर ट्रांस ओवेरियन ट्रांसमिशन, जहां पे टिक-बोन एंसेफेलाइटिस या केएफडी हमारा हो सकता है। तो ये है मेटाजोनोसिस के टाइप। उसके बाद लास्ट जो आ जाती है वो आ जाती है सेप्रोजोनोसिस। सेप्रोजोनोसिस के अंदर क्या है, अभी तक
हम वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट होस्ट या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे थे। सेप्रो जो वर्ड यूज करते हैं वो नॉन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करते हैं। तो सेप्रोजोनोसिस के जितने भी पार्ट है वहां पे जो भी पर्टिकुलर इन्फेक्शियस एजेंट है उसको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए एक नॉन एनिमेट या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट की हेल्प चाहिए, तब वो अपना जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट कर पाएगा। तो इस कंडीशन के अंदर जो हो सकते हैं इनएनिमेट, जैसे फूड है, सोइल है, क्लोथिंग है, वाटर, ग्रास या प्लांट्स, कोई भी ऐसा हो सकता है जहां पे वो जो भी इन्फेक्शियस एजेंट है वो वहां पे सिमिलरली मल्टीप्लाई कर सकता है, डेवलप कर सकता है या फिर प्रोपगेट कर सकता है उस कंडीशन के अंदर। तो इसको हमने 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया, आप इजीली इसको देख सकते हो। सेप्रो एंथ्रोपोजोनोसिस तो हमने शुरू में डिस्कस किया था, हम पीछे से आगे चलेंगे तो ऐसी डिजीज जो एनिमल्स टू मैन ट्रांसफर होंगी थ्रू नॉन एनिमेट सब्सटेंसेस या इनएनिमेट सब्सटेंसेस। यहां पे डायरेक्ट ट्रांसमिशन नहीं हो रहा, क्या बीच में आ रहा है कोई ना कोई इनएनिमेट सब्सटेंस वहां पे आ रहा है, और इसके एग्जांपल जैसे सीएलएम हमारे पास है, एंकाइलोस्टोमियोसिस है। सेप्रो एम्फिजिनोसिस जो दोनों के बीच में ट्रांसमिट होंगी, मैन और एनिमल्स। तो यहाँ पे जो जनरली जो फंगल ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेप्रो एम्फिजिनोसिस के अंदर आते हैं। देन सेप्रो मेटा एंथ्रोपोजोनोसिस, तो इसमें क्या क्या चीजें चाहिए हमें, जो मेटा के अंदर चाहिए थी, वर्टिब्रेट होस्ट भी चाहिए, इनवर्टिब्रेट होस्ट भी चाहिए, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट भी चाहिए, कंपल्सरी फॉर द कंप्लीशन ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। तो यहां पे वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट और साथ में जो नॉन एनिमेट ऑब्जेक्ट है, ये तीनों हमें चाहिए। इन तीनों की हेल्प से जो हमारा इन्फेक्शियस एजेंट है वो लाइफ साइकिल कंप्लीट कर पाएगा। और इसका हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है फेशुलोसिस का, फेशुलियोसिस वाला। तो ये हमारे पास जो मेजर क्लासिफिकेशन है, 3 बेसिस पे हमने इसमें क्लासिफाई किया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले इन्फेक्शियस एजेंट के बेसिस पे, तो इन्फेक्शियस एजेंट के बेसिस पे हमारे पास बैक्टीरियल है, फंगल है, पैरासिटिक है, वायरल है, उसके बेसिस पे हमने उसको क्लासिफाई किया। देन बेस्ड ऑन रिजर्वोयर होस्ट, जो एंथ्रोपोजोनोसिस, जो एंथ्रोपोनोसिस, एम्फिजिनोसिस, ट्रांसमिशन साइकिल के बेसिस पे हमने डिस्कस किया डायरेक्ट, देन साइक्लो, देन मेटा, देन सेप्रोजोनोसिस। तो उनकी फर्दर फिर सब टाइप्स हमने देखी, जैसे साइक्लो में हमने देखा ओब्लिगेटरी, नॉन ओब्लिगेटरी। ओब्लिगेटरी में मैन रिक्वायर्ड है फॉर कंप्लीशन ऑफ लाइफ साइकिल, नॉन ओब्लिगेटरी में नहीं है। बात करें मेटाजोनोसिस की तो टाइप 1, 2, 3, 4, 4 जो है वो ट्रांस ओवेरियन है, बाकी उनके अंदर 1 के अंदर 1 है, देन 1, 2, 2, 1 वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट होस्ट। सेप्रो में हमने देखा सेप्रो एंथ्रोपोजोनोसिस, सेप्रो एम्फिजिनोसिस और सेप्रो मेटा एंथ्रोपोजोनोसिस, जिसके अंदर हमें हमारा वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट एज वेल एज जो नॉन एनिमेट ऑब्जेक्ट है वो सब की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इन्फेक्शियस एजेंट को लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो ये है क्लासिफिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। क्लास जनरली जो पूछा जाता है वो यही कि जूनोसिस और उसकी क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में आपको जो तीनों क्लासिफिकेशन है वो उसके अंदर मेंशन करनी पड़ेगी, अलोंग विद एग्जांपल्स। क्लियर है पार्ट ये? चले आगे, यस नो? यस सर। देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिर कि जो डिफरेंट एनिमल स्पीसीज हैं हमारे पास, इनमें आप थोड़ी सी हेल्प करना कि डिफरेंट एनिमल स्पीसीज हैं, कुछ ऐसी हैं जो क्लोज कांटेक्ट विद मैन रहती हैं, कुछ दूर डिस्टेंट जो है मैन के जनरली कांटेक्ट में नहीं आती। तो उनसे कौन सी डिजीजेज हैं जो ट्रांसमिट हो सकते हैं, या पहले डिस्कशन करें कि जो क्लोज कांटेक्ट के अंदर रहते हैं हमारे कंपेनियन एनिमल्स, अगर हम उनको कहें, या डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, तो कंपेनियन एनिमल्स से कौन सी डिजीज जो है ट्रांसमिट हो सकती है। अब कंपेनियन एनिमल्स की बात अगर आएगी तो हमें पता होना चाहिए कंपेनियन एनिमल्स कौन से हैं, ये आप बताओगे, फिर डिजीज बताओगे। डॉग, कैट, डॉग, डॉग, कैट, तो रेबीज। डॉग से सर वो है, रिंगवर्म है, रिंगवर्म है। जूनोटिक रिंगवर्म है। हम्म, और
रेबीज का हमने डिस्कशन किया। रेबीज है सर। कैट से अगर बात करें तो दो डिजीज अगर कैट जो ट्रांसमिट कर सकती है मैन के अंदर, एक तो बोल लेप्टोस्पायरस है। लेप्टोस्पायरा को डॉग्स के अंदर कंसिडर कर लेते हैं। डॉग्स। कोई प्रेग्नेंट लेडी है वहां पे अगर कैट है तो वो पॉसिबिलिटी है कि वो कैट अबॉर्शन में रिजल्ट कर सकती है। तो ऐसा कौन सा पैरासाइट है जो कैट प्रेग्नेंट लेडीज को अफेक्ट कर सकता है कैट का? बोलो। कौन सा पैरासाइट होगा? कैट का कोई मेजर डिजीज आप बता सकते हो? तो टोक्सोप्लाज्मोसिस। गोंडाई। टॉक्सोप्लाज्मोसिस। टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई की वजह से डिजीज देखने को गोंडाई मिलती है। है। तो टोक्सोप्लाज्मोसिस एक डिजीज है। उसके अलावा एक डिजीज और होती है जिसका नाम है कैट स्क्रैच डिजीज। ये भी जो है वो कैट से ट्रांसमिट हो सकती है। तो जैसे डॉग्स की हमने बात की तो यहाँ पे विस्टल लार्वा माइग्रेंस है, क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस है, लेप्टोस्पायरा है। ये जो हाइड्रेटेड वाला है ये सारे के सारे जो हमारे हैं दे कैन बी ट्रांसमिटेड बाय डॉग्स टू एनिमल्स, या डॉग्स की जो जूनोटिक डिजीज है मेजर अगर सीएलएम वीएलएम ये इजी है, रेबीज लेप्टोस्पायरा चार हम याद रख सकते हैं। उसके बाद कैट से हमारे पास आ जाता है रेबीज, टोक्सोप्लाज्मोसिस, और यहाँ पे एक और वर्ड ऐड कर देते हैं कैट स्क्रैच डिजीज। बार्टेनोला से होती है ये। तो इसमें क्या नेक्स्ट होता है सर? कैट स्क्रैच में क्या होता है? ये बार्टेनोला की वजह से होती है। मतलब अभी तो इसकी etiology देखते हैं, बाकी जब डिटेल में इसके अंदर पढ़ेंगे जब वो सारा इसका सिम्टम्स वगैरह है वो हम डिस्कस करेंगे कैट स्क्रैच में। बार्टेनोलोसिस बोलते हैं इसको। ठीक है, मल्टीपल साइंस है वो। जब साइन सिम्टम्स हम, ब्लर हो रही है स्क्रीन, डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर आ जाते हैं हमारे पास जो लव बर्ड्स हैं, जैसे बजरीगर्स वगैरह को कॉमनली घरों में रखते हैं। ज्यादा ब्लर है क्या बीच बीच में इशू? ज्यादा नहीं है सर, थोड़ा। फ्लक्चुएट हो रहा है इसमें, ठीक है, ब्लरिंग में। तो जैसे लव बर्ड्स हैं वहां से हमारे पास सिटाकोसिस है या ओर्निथोसिस है। इसकी वजह से जो बर्ड्स हम रखते हैं कॉमनली घरों के अंदर, उनकी वजह से ये जो डिजीज है वो ट्रांसमिट हो सकती है। देन नेक्स्ट आ जाते हैं ऑर्नामेंटल फिशेस, ये इंपॉर्टेंट है। तो इनके अंदर जो डिजीज जो ये स्प्रेड कर सकते हैं वो है इरिसिपिलास। एक इरिसिपिलास जो है वो स्वाइन इरिसिपिलास है वो सेपरेट है, रूजियोपैथी से होती है। इरिसिपिलास ये इंडिडोसा से होती है, ये अलग है। तो ऑर्नामेंटल फिशेस की अगर हम बात करें तो ये इरिसिपिलास से। उसके अलावा अब ये कंपेनियन एनिमल्स तो यहाँ पे हो गए फिनिश। उसके बाद जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है उनसे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या डिजीज जो है वो ट्रांसमिट हो सकती है। तो जैसे इक्वाइंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास है जो ग्लैंडर्स एक डिजीज है। देन इक्वाइन एंसेफलाइटिस, इसकी वेरियस टाइप्स हैं, ईस्टर्न इक्वाइन एंसेफलाइटिस, वेस्टर्न इक्वाइन एंसेफलाइटिस, या फिर जो वेनेजुएलन इक्वाइन एंसेफलाइटिस है। ये सारी की सारी इक्वाइन से हैं। एफएमडी को एज सच हम जूनोटिक नहीं कह सकते, लेकिन अभी रिसेंटली भी आपने देखा होगा वो फुट माउथ या फुट हैंड डिजीज जो है एक जो बच्चों के अंदर देखने को मिली थी, तो उससे कहीं ना कहीं उसके जो साइंस है वो एफएमडी से मैच करते हैं। इसलिए इसको थोड़ा सा इसके अंदर कंसीडर कर लेते हैं। अदरवाइज जो मेजर डिजीज है जैसे एंथ्रेक्स है, लेप्टो है, ब्रुसेला है, टीबी है इसके अंदर एक, काउपोक्स है, सुडो काउपोक्स है, बीएससी है एंसेफेलोपैथी, और कैंपाइलोबैक्टीरियोसिस है। ये जो मेजर डिजीज हैं जो कैटल टू मैन जो है वो ट्रांसमिट होती हैं। शीप की अगर बात करें तो हमारे पास लिस्टीरियोसिस है, क्यू फीवर है, बाकी लेप्टो ब्रुसेला एंथ्रेक्स वो सेम है। गोट से ब्रुसेला लेप्टो एंथ्रेक्स एक अलग से है जो, और पोक्स जो होता है इनके अंदर। पिग्स की अगर बात करें तो साल्मोनेलोसिस है, इरिसिपिलास है, स्वाइन इन्फ्लुएंजा है, जापानीज एंसेफलाइटिस है, और ट्राइकेनेला जो स्पाइरालिस है उसका भी इन्फेक्शन हो सकता है। पोल्ट्री में जो मेजर हमारे पास आ जाता है वो एवियन इन्फ्लुएंजा है, रानीखेत है,
देन माइकोबैक्टीरियम एवियम है, टोक्सोप्लाज्मोसिस इसके अंदर से रहने देते हैं, इस टाइप है ये। माइकोबैक्टीरियम एवियम कहाँ, कहीं कहीं पे अगर इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है तो वहां पे जो लेस पैथोजेनिक स्ट्रेन्स हैं माइकोबैक्टीरियम एवियम या माइकोबैक्टीरियम बोविस जैसे, वो भी जो है ह्यूमन के अंदर इन्फेक्शन जो है वो कोज कर सकते हैं। तो जो बर्ड फ्लू है या एवियन इन्फ्लुएंजा है वो हमारा मेजर है इसके अंदर, यहाँ पे स्वाइन फ्लू या स्वाइन इन्फ्लुएंजा। तो दो दो तीन तीन तो आपको मेजर हर कैटेगरी से या हर एनिमल स्पीसीज से जो ट्रांसमिट होती है वो याद रखनी है हमें। देन वाइल्ड एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स कौन सी डिजीज ट्रांसमिट कर सकते हैं मैन के अंदर, तो जैसे मंकीज हैं, मंकीज की वजह से केएफडी, जो केएफडी का ट्रांसमिशन है। देन टिक टाइफस है, ये क्रीमियन हेमरेजिक फीवर है, क्यू फीवर है, टुलारीमिया है, तो ये जैसे रेबिट्स की वजह से जो है वो ट्रांसमिट होता है, टुलारीमिया फ्रेंसिसेला टुलारेंसिस की वजह से ये होती है। देन माइग्रेटरी बर्ड्स हैं कुछ, जैसे कौन से माइग्रेटरी बर्ड्स हैं हमारे पास जो आते हैं, इनमें कौन से हैं बर्ड्स माइग्रेटरी बर्ड्स में, अभी आने जैसे विंटर स्टार्ट होंगे शायद तब आना शुरू हो जाएंगे, कौन से मेजर जो हैं वो माइग्रेट होके आते हैं यहाँ पे, क्रेन, बस। क्रेन, साइबेरियन क्रेन जो है जनरली वो आती है। फ्लेमिंगोज भी होते हैं। और कौन सा, नहीं, नहीं, सॉरी सर, वो तो लोकल है। क्रेन्स बर्ड्स, बर्ड्स का डिस्कशन कर रहे हैं। तो क्रेन्स, साइबेरियन क्रेन्स। क्रेन्स बड़ा कॉमनली जैसे विंटर स्टार्ट होती हैं तो कुछ जो एरिया है, जैसे यहाँ पे हरियाणा में सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी है, वो बड़ा एक फेमस स्पॉट है जहाँ पे ये साइबेरियन क्रेन्स आती हैं विंटर्स के टाइम में। तो वहां से पॉसिबिलिटी है कि एक तो एवियन इन्फ्लुएंजा का, दूसरा जो वेस्टर्न नाइल वायरस है या जो एनसेफेलाइटिस के वायरस हमने डिस्कस किए, वो ये पर्टिकुलर बर्ड्स जो है वो स्प्रेड कर सकते हैं। देन कुछ और एनिमल जैसे बैट्स का आपने कॉमनली सुना होगा, बैट्स की वजह से पॉसिबिलिटी है, रेबीज की, फोक्सिस की वजह से है, वाइल्ड डॉग्स हैं, कैट्स हैं, स्कंक्स है, फेरेट्स हैं, इनकी वजह से जो मेजर जो डिजीज है जो हो सकती है कि बैट्स से हमारे पास एक दो और हैं, एक रेबीज है, एक निफा वायरस है, वो भी उसके अंदर भी बैट्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो ये कुछ ऐसी वायरल डिजीज हैं जो डिफरेंट जो एनिमल स्पीसीज हैं विच कैन ट्रांसमिट टू मैन। ठीक है, तो अगर ये पूछें कि डिफरेंट जो एनिमल स्पीसीज हैं वो कौन सी या पर्टिकुलर अगर एनिमल की वजह से क्या क्या डिजीज जो ट्रांसमिट हो सकती हैं, तो उनके एग्जांपल हमें कैटेगरी बाय कैटेगरी जो है वो याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। देन रोल ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इन ट्रांसमिशन ऑफ जूनोसिस, तो जो रोल है वो कई तरीके से हम जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डायरेक्ट कांटेक्ट में जो है मैन टू एनिमल डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, वहां से जो डिजीज है वो स्प्रेड हो रही है, या वेक्टर के थ्रू जो डिजीज है वो स्प्रेड हो रखी है, या एज ए फूड सोर्स हम उसको कंज्यूम करते हैं जब वहां पे हो सकती है। तो ये डिफरेंट वो वेज हैं जहां पे हम कह सकते हैं, लेकिन जो इसका बेटर एक्सप्लेन करने का प्रेजेंट करने का तरीका है उसमें हम एनिमल्स को डिवाइड कर देते हैं कि डिफरेंट जो एनिमल्स हैं और बर्ड्स हैं वो किस किस पर्टिकुलर वे में या टाइप ऑफ जूनोसिस का हम उसके अंदर एक्सप्लेन करके कि ये पर्टिकुलर एनिमल स्पीसीज हैं, ये इस पर्टिकुलर वे में डिजीज स्प्रेड कर सकती है और ये इस टाइप की जो जूनोसिस है वो क्रिएट करेंगे। तो वैसी क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं विद सम एग्जांपल्स। तो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो हमारे पास है, जो अभी हमने ऊपर डिजीज पढ़ी, कैटल, बफलो, शीप, गोट की, हॉर्स की, जो डिजीज ट्रांसमिट करते हैं, तो वहां पे जो डायरेक्ट कांटेक्ट में जब आते हैं एनिमल्स मैन के, तो वहां पे जनरली पॉसिबिलिटी होती है कि वो जो डिजीज है वो स्प्रेड कर जाए। उसके अलावा साइक्लोजोनोसिस, मेटाजोनोसिस भी इसके अंदर जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जहां पे जो अदर जो होस्ट हैं, इनवर्टिब्रेट होस्ट या कुछ अगर सेप्रोजोनोसिस का भी इसके अंदर ऐड करें तो कुछ नॉन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी अपना रोल प्ले करते हैं। और डिजीज ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से, एक्सीडेंटल होस्ट हो सकता है मैन उसके अंदर, एज ए रिजर्वायर होस्ट हो सकता है, या जो आर्थ्रोपोड्स हैं वो डिजीज जो है ट्रांसमिट कर सकते हैं मैन के अंदर, या एज अ फूड सोर्स जब हम उनको कंज्यूम करते हैं तो वो किसी ऐसी पर्टिकुलर डिजीज से इन्फेक्टेड हैं, या अगर हमने
रॉ मिल्क कंज्यूम कर लिया तो पॉसिबिलिटी है ब्रुसेलोसिस की है, ट्यूबरकुलोसिस की है, वो डिजीज जो है ट्रांसमिट हो सकती है। तो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जनरली जो है मेजर जो डिजीज कोज करते हैं वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स ही करते हैं। तो उसमें हम रोल के अंदर क्या क्या चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे मीट का उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं, मिल्क का कर सकते हैं। तो मिल्क में हमने ये डिस्कशन करना है कि अगर एनिमल किसी पर्टिकुलर डिजीज से इन्फेक्टेड है जिसमें मेजरली ट्यूबरकुलोसिस और ब्रुसेलोसिस हैं, तो वो अगर मिल्क, रॉ मिल्क अगर कोई ह्यूमन कंज्यूम करता है तो वहां पे उनको दोनों डिजीज का रिस्क है, दोनों डिजीज हो सकती हैं। उसके अलावा जैसे जो मैन टू काउ हमने डिजीज का डिस्कशन किया था, या काउ टू मैन जो होता है, जिसमें डिप्थीरिया हो सकता है, टाइफाइड वगैरह, ये डिजीज जो है वो अगर एनिमल के अंदर है तो मैन के अंदर भी आ सकती हैं, जनरली जब रॉ मिल्क कंज्यूम करते हैं। उसके अलावा मीट से रिलेटेड है कि जब जिस टाइम पे जो मीट कटिंग है या लेराज वगैरह है वहां पे अनहाइजेनिक कंडीशंस हैं, या वो उस टाइम पे उनके अंदर कोई मेजर ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज है जो जब डायरेक्ट कांटेक्ट विद मैन अगर होगा या उसके स्पोर्स वगैरह डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे तब वहां से डिजीज ट्रांसमिशन की पॉसिबिलिटी है। तो वो एक रोल हम इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा मिल्क, सेकंड मीट, मीट के थ्रू। थर्ड में हम कह सकते हैं कि जो कंपेनियन एनिमल्स जो साथ में रहते हैं उनको भी हमने डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स ही बोला है। तो कंपेनियन एनिमल्स भी जो हम एज ए पेट्स रखते हैं तो उनसे भी डिफरेंट जो डिजीज हैं उनकी पॉसिबिलिटी है वो हो सकती है। उसके अलावा कोई ऐसी डिजीज है, सपोज कोई हॉर्स है, जैसे वहां से हम मिल्क और ये मीट कुछ भी नहीं ले रहे, लेकिन वहां पे अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर उस पर्टिकुलर एनिमल के हम आते हैं और वो किसी ऐसी डिजीज से सफर कर रहा है जो जूनोटिक है, जैसे ग्लैंडर्स वगैरह है, तो वो डिजीज जो है डायरेक्टली मैन को ट्रांसमिट हो सकती है। या मीट में हमारे पास जैसे जो एबेटोर वर्कर्स हैं वो एंथ्रेक्स के लिए ससेप्टेबल है, पोल्ट्री फार्म वर्कर्स हैं वहां पे किस चीज की पॉसिबिलिटी हो जाती है, जैसे बर्ड फ्लू वगैरह की पॉसिबिलिटी उन केसेस के अंदर हो जाती है। तो इस वे में जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं डिजीज ट्रांसमिशन में फ्रॉम एनिमल्स टू मैन। देन डोमिसिलेटेड एनिमल्स, तो डोमिसिलेटेड में जो जनरली जो ड्वेलिंग्स हैं जिसमें जैसे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, रैट है या माइस है, बैडगर्स हैं, तो जो ह्यूमन ड्वेलिंग के साथ में रहते हैं वो जो क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं, डोमेस्टिकेटेड नहीं है लेकिन क्लोज एसोसिएशन विद मैन रहते हैं, तो वो सारे के सारे फिर अपनी डिजीज जो है ट्रांसमिट करेंगे। तो इसके अंदर हम जितने भी डोमिसिलेटेड एनिमल्स हैं उनसे रिलेटेड डिस्कशन करेंगे कि वो क्या डिजीज जो है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं और किन पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर वो ट्रांसमिट करते हैं। तो पहले हमें डोमिसिलेटेड एनिमल्स के बारे में बताना है कि वो हैं क्या और क्या उनके एग्जाम्पल्स हैं। तो दीज एनिमल्स प्ले ग्रेट रोल इन ट्रांसमिशन एज वेल मेंटेनेंस ऑफ न्यूमरस जूनोटिक डिजीज। तो इनके अंदर जो मेजर आ जाता है वो हमारे पास एक लेप्टोस्पायरा का भी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, दूसरा प्लेग का बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लेग का मेजर है जो रोडेंट्स है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिजर्वेयर ऑफ प्लेग। और जब भी कोई ऐसी कंडीशंस आती हैं जहां पे जो उनका कोई भी पर्टिकुलर एरिया है, जब वहां से रेड्स बाहर निकलते हैं, वो हो सकता है अर्थक्वेक वहां पे आया हो या कोई बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, उसकी वजह से जो उनके जहां पे भी वो रहते हैं, वो जो होम है उनका, हाउस है, वो डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, तब वो बाहर निकलते हैं और क्लोज प्रोक्सिमिटी विद मैन जब वो आते हैं तब वहां पे वो डिजीज ट्रांसमिट करते हैं। तो इसमें जैसे एग्जांपल्स हम देखें तो प्लेग एक है, रोडेंट्स हमारे पास हो गया, लेप्टो है, रेबीज है कि रेबीज जब एक्सेसिव डिफोरेस्टेशन अगर कहीं होने लगी तो जो वाइल्ड एनिमल्स हैं जो एक मेजर कैरियर है या मेजर रिजर्वोयर है रेबीज का, तो वहां से पॉसिबिलिटी है कि या तो वो वाइल्ड एनिमल्स किसी मैन को ही बाइट कर लें या किसी पेट एनिमल को बाइट कर लें, उसके अंदर रेबीज आए फिर वो मैन के अंदर आए, तो वहां से पॉसिबिलिटी है इस कंडीशन की रेबीज वगैरह की। या बैट्स वगैरह भी कुछ ऐसे, या जैसे हमने बैडगर्स वगैरह का पढ़ा था, बैडगर्स वगैरह में ट्यूबरकुलोसिस का भी रोल हो जाता है। तो मल्टीपल डिजीजेज ऐसी हैं जो डोमिसिलेटेड एनिमल्स के थ्रू सर्कुलेट होती हैं, म्यूरिन टाइफस है जैसे। तो ये कब होती हैं, किन कंडीशंस के अंदर, जैसे जनरली जब इंक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी होता है, इनएडिक्वेट सैनिटरी मेजर्स है वहां पे, या इजी एक्सेस टू गार्बेज एंड फूड मटेरियल, जब जो डंपिंग ग्राउंड है या डस्टबिन वगैरह है वहां पे पर्टिकुलर अनहाइजेनिक कंडीशंस हैं, फूड मटेरियल वहां पे पड़ा है, तो काफी ज्यादा रेड्स हमें देखने को मिलते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, अर्बन एरिया में, तो वहां पे
ये जो है प्रोक्सिमिटी ऑफ मैन जब आते हैं तो वहां पे ये डिजीज जो है वो स्प्रेड कर सकते हैं। देन और क्या कंडीशन है जहां पे डोमिसिलेटेड एनिमल से डिजीज के सर्कुलेशन का रिस्क है? तो इम्प्रूव्ड मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, डिक्रीज इन नंबर ऑफ देयर नेचुरल एनिमी। तो इम्प्रूव मेथड्स में जब वो एग्रीकल्चर को छोड़ के दूसरी तरफ आने लग जाएंगे, जैसे फील्ड्स को छोड़ के अर्बन एरिया में आने लग जाएंगे, या जैसे रेड्स के एनिमीज हैं, स्नेक वगैरह है, उनकी पॉपुलेशन जब डिक्लाइन होती है तब जो है इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है, और वहां पे ये जो स्प्रेड ऑफ जूनोटिक डिजीज है वो ये डोमिसिलेटेड एनिमल्स करते हैं। तो डोमिसिलेटेड एनिमल्स का डेफिनेशन, एग्जांपल्स, क्या डिजीज वो कॉज करते हैं, किन कंडीशंस के अंदर जनरली करते हैं, जब एक, किन कंडीशंस के अंदर ये डिजीज करते हैं, जब यहाँ पे ऐसी कंडीशंस हमें देखने को मिले, इंक्रीज पॉपुलेशन डेंसिटी, कोई नेचुरल कैलेमिटी है, फ्लड है, अर्थक्वेक है, इंक्रीज पॉपुलेशन है, डिफोरेस्टेशन है, इजी एक्सेस टू फूड है वहां पे, मटेरियल। तो ये सारी की सारी कंडीशंस में डोमिसिलेटेड जो एनिमल्स हैं वो जूनोसिस, जूनोटिक डिजीज स्प्रेड कर सकते हैं। देन कुछ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, जैसे जो हमारे रेप्टाइल्स आ जाते हैं, फिशेज है, लिजर्ड्स है, स्नेक्स, टोड, टर्टल, फ्रॉग्स। तो इनसे कौन सी, जैसे जो इरिसिपिलास हमने ऑर्नामेंटल फिशेज से डिस्कस किया था, इरिसिप्लोथ्रिक्स इंसिडियोसा, वो मैराइन फिशेज के अंदर होता है। या और फिशेज के अंदर हम देखें तो वेरियस स्पीसीज ऑफ क्लोस्ट्रिडियम हमें देखने को मिलती है। टोलारीमिया ये जो है रेबिट्स के अंदर हमें देखने को मिलता है, या और लिजार्ड्स वगैरह के अंदर भी ये चीज देखने को मिलती है। ब्रुसेलोसिस हो सकती है, कई मैरीन स्पीसीज स्पीसीज भी है, नियोटोम वगैरह ब्रुसेला की। लिशमेनियासिस है जैसे लिजार्ड्स के अंदर। स्नेक एंड टोर्टोइज के अंदर जो है वो साल्मोनेला और एरोमोनास, ये पर्टिकुलर स्पीसीज हैं। ये जो ये सारी डिजीज जो है वो, क्योंकि फिर लिजार्ड्स वगैरह ये भी प्रोक्सिमिटी में रहती हैं। फिशेज ऑर्नामेंटल पर्पज से हो सकती हैं। टर्टल्स को भी आजकल लोग जो रखने लगे, समर या मानसून सीजन के अंदर फ्रॉग्स भी जो है वो कॉमनली, जहां जहां पे वाटर अकोमुलेशन की कंडीशन है वहां पे फ्रॉग्स आ सकते हैं। तो वो इस टाइप की कंडीशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। देन वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स, इन दोनों को इकट्ठा डिस्कस हम करेंगे। तो वाइल्ड एनिमल्स कब डिजीज कॉमनली कॉज करेंगे? वाइल्ड नहीं तो नॉर्मली अगर सर्कल चले तो वाइल्ड एनिमल्स अपने पर्टिकुलर हैबिटाट में रहते हैं, ह्यूमन अपने हैबिटाट में रहता है। लेकिन जैसे जो डेमोग्राफिक्स चेंज हो रही हैं, तो ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो डिफोरेस्टेशन कर रही है एक्सेसिव, तो उसकी वजह से ये रिस्क बढ़ जाता है कि जो नए हैबिटाट्स ह्यूमंस और लाइफ स्टॉक जब जाता है तो वहां पे ऑलरेडी जो कोई माइक्रोब है या कोई बैक्टीरिया है या कोई और पैथोजन है, वो अपना जो होस्ट रेंज है वो चेंज कर दे, और जो वाइल्ड एनिमल की डिजीज है वो ह्यूमंस के अंदर या लाइफ स्टॉक एनिमल्स के अंदर होना शुरू हो जाए, और वो लाइफ स्टॉक से मैन में ट्रांसमिट कर जाए। तो इसके अंदर जो मेजर हमारा रीजन आ जाता है, जिसके अंदर वाइल्ड एनिमल्स की अगर हम स्पेशली बात करें, तो उसमें डिफोरेस्टेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। कि जब डिफोरेस्टेशन वगैरह होती है तब जो वाइल्ड एनिमल्स के जितने भी जो पैथोजेंस हैं वो जो ह्यूमन है उनको अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो नए हैबिटेट्स हैं, न्यू हैबिटेट्स पुट ह्यूमंस एंड लाइवस्टॉक एट रिस्क ऑफ न्यू इन्फेक्शन विच हैव बीन एंडेमिक इन दैट एरिया। और जो मोस्ट पॉपुलर वाइल्ड वर्टिब्रेट्स इन्वॉल्व हैं, जैसे रेट, माइस, मंकीज। तो मंकीज से हमारे पास केएफडी एक मेजर डिजीज है जिसका हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है। इसके अलावा फोक्सेस है, वुल्व्स है, और कुछ एनिमल्स है जो डिजीज ट्रांसमिट कर देते हैं। तो ये मंकी, येलो फीवर, मंकी पॉक्स और केएफडी का हमने डिस्कशन किया। या जैसे म्यूल है, डियर वगैरह है, इनकी वजह से जो ट्रांसमिट हो सकती है डिजीज, वो सार्कोसिस्टिस जो है वो ट्रांसमिट हो सकती है वाइल्ड एनिमल्स की वजह से। देन और कुछ वाइल्ड एनिमल्स में जैसे कैप्टिव एनिमल्स है, टोक्सोप्लाज्मोसिस का है, रकून्स में ब्रुसेलोसिस है, जू एनिमल्स में लेप्टोस्पायरोसिस है, माउस के अंदर yersiniosis है, ट्यूबरकुलोसिस डियर में, बिसन के बाइसन जो है इसके अंदर ब्रुसेलोसिस ट्यूबी, और जो फील्ड हेयर्स हैं उनके अंदर भी हमें ये डिफरेंट कंडीशंस देखने को मिलती हैं। तो ये जो वाइल्ड एनिमल्स जो है ये इन पर्टिकुलर टाइप की जो डिजीज है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं मैन के अंदर जनरली। और वो या तो एक्सीडेंटल कॉन्टेक्ट जब होता है मैन का उसके अंदर, या फिर जो चेंजिंग जो डेमोग्राफिक कंडीशंस हैं उनकी वजह से ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है।
वाइल्ड बर्ड्स के अंदर हमारे पास आ जाते हैं जैसे जो कुछ जूनोटिक स्पीसीज हैं जिनके ट्रांसमिशन में वाइल्ड बर्ड्स या बर्ड्स अगर कहें, और उसमें भी माइग्रेटरी बर्ड्स का हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो जहां पे हमने जो वेस्ट नाइल फीवर या वेस्ट नाइल वायरस का डिस्कशन किया था, उसके अलावा कुछ और डिजीजेज है जैसे ये क्रीमियन हेमरेजिक फीवर है, क्यू फीवर है, टुलारेमिया है, ये बर्ड से जो है डिस्कवर हुए हैं। उसके अलावा केएफडी का भी एक मेजर है जिसमें माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, टिक वेक्टर है, जो ये सारी की सारी डिजीजेज जो है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं, बर्ड्स एज वेल एज उसमें भी स्पेशली माइग्रेटरी बर्ड्स। तो ये जो मेजर जूनोटिक डिजीज जो बर्ड्स ट्रांसमिट करते हैं वो ये वाली डिजीज हमारे पास आ जाती हैं, जिनमें एक हो सकता है टिक वेक्टर इन्वॉल्व है। तो टिक वेक्टर अगर इन्वॉल्व है तो वो टिक बाइट हो सकता है किसी मंकी को करे या किसी ह्यूमन को भी करेगी, तब वो डिजीज जो है वो स्प्रेड हो सकती है। तो ये रोल वाइल्ड एनिमल्स और वाइल्ड बर्ड्स का है। तो ये जितने भी हमने एनिमल्स का ऊपर डिस्कशन किया, बर्ड्स का थोड़ा सा हमारे पास लिमिटेड है। तो बर्ड्स की जो डिजीज मेजरली है, आप वो याद रखना कि कौन सी डिजीज जो है वो बर्ड्स के थ्रू जो स्प्रेड होती है। ठीक, चाहे तो इसके अंदर हम पोल्ट्री का भी एडिशन कर सकते हैं कि पोल्ट्री की वजह से भी कुछ पर्टिकुलर डिजीजेज हैं जो स्प्रेड हो सकती हैं, या ऑर्नामेंटल बर्ड्स का भी अगर हम ऐड करें, वाइल्ड बर्ड्स को अगर रिमूव कर दें, सिंपल बर्ड्स का हम रखें, तो उसमें जो नॉर्मल बर्ड्स हैं हमारे पास, जिसमें जो हाउस होल्ड में रखते हैं हम एज पेट्स, या फिर पोल्ट्री का उसमें इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, या टर्की डक वगैरह का आ जाता है, और उसके साथ साथ जो वाइल्ड बर्ड्स हैं वो भी हम इस पर्टिकुलर सब हेडिंग के अंदर डिस्कस कर सकते हैं कि जो वाइल्ड बर्ड्स और एनिमल्स हैं उनसे कौन सी डिजीज जो है वो ट्रांसमिट होती है। देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दैट इज ऑक्यूपेशनल जूनोसिस। ऑक्यूपेशनल जूनोसिस किन पर्टिकुलर पर्सन को होगी? जो एनिमल से रिलेटेड किसी पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो वो जो मैन और एनिमल्स के बीच में ट्रांसमिट होगी एट द प्लेस ऑफ दियर ऑक्यूपेशन। कोई अगर सपोज एंथ्रेक्स है, जैसे इसको एबेटोयर फीवर बोलते हैं, तो कोई अगर मीट रिलेटेड इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है तो वहां पे पॉसिबिलिटी है उसको एंथ्रेक्स हो सकता है। कोई मिल्क रिलेटेड या मीट दोनों के अंदर ब्रूसेलोसिस की पॉसिबिलिटी है। कोई पेट्स रिलेटेड इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है तो वहां पे जो लेप्टोस्पायरोसिस का हो सकता है, क्यू फीवर के इंसिडेंसेस हो सकते हैं। तो जो ऑक्यूपेशनल जूनोटिक जूनोसिस है उसको आप एक ब्रॉडली कह सकते हो, एक पैराग्राफ फॉर्म में लिख सकते हो कि ऑक्यूपेशनल जूनोसिस जनरली इस टाइप की होती हैं, ये डिजीज है, ये कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स है। लेकिन एक और सॉल्यूशन है उसको लिखने का, वो है जो डब्ल्यूएचओ की कमेटी है उसने जो रिकमेंड किया है, जो बैक्टीरियल और वायरल जूनोसिस है उनको 7 जो कैटेगरीज है उनके अंदर डिवाइड कर दिया डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ एक्सपोजर। तो किस टाइप की जो प्रैक्टिसेस है उसके अंदर जो मैन इन्वॉल्व है और वहां पे किस टाइप की डिजीज स्प्रेड होगी, उसके बेसिस पे ये जो क्लासिफिकेशन है ये हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जैसे अभी एचपीएससी का भी जो रिटर्न हुआ था उसमें भी सेम पूछा गया था, और कई जगह पे ये ऑक्यूपेशनल जूनोटिक डिजीज जो पूछी गई हैं, तो वहां पे ये क्लासिफिकेशन बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। अगर ये आप मेंशन करोगे तो बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन होगा उसका। तो इसमें पहले जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है एग्रीकल्चरल जो वर्कर्स हैं। तो एग्रीकल्चर जो वर्कर्स हैं उनका भी काम जो है वो एनिमल्स के बिना नहीं चलता, वो भी रिलाई करते हैं एग्रीकल्चर वर्क पे। फार्मर्स हैं, उसके अलावा जो वर्कर्स हैं एग्रीकल्चर वर्कर्स या वेटनेरियंस है, लाइव स्टॉक ट्रांसपोर्टर्स हैं, लाइव स्टॉक इंपोर्टर्स हैं जो क्लोज कॉन्टेक्ट विद एनिमल्स एट देयर होम और वर्क। तो इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर हम किन को कंसिडर करेंगे? जो जनरली जो क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं एनिमल्स के साथ, वो एनिमल ओनर हो सकता है या उसको फार्मर हम कहें। उसके अलावा जो और अदर फील्ड वर्कर्स एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं, जो उसने कोई शॉपिंग के लिए या कोई सोइंग पर्पसेस के लिए कोई लेबर उसने जो फार्मर है उसने रखी है, या वेटनेरियंस का है जैसे हमारा क्लोज कांटेक्ट रहता है एनिमल्स के साथ, लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, वो सारे के सारे क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं। तो अगर इन पर्टिकुलर एनिमल्स के अंदर कोई डिजीज है तो वो ट्रांसमिट हो सकती है। उसके अंदर अगर हम याद रखें तो लेप्टो, ब्रुसेलोसिस और टीबी, ये मेजर है, ये हम याद रख सकते हैं इजिली, इसमें कोई इशू नहीं है। तो पहला हमारे पास आ जाएगा ऑक्यूपेशनल जूनोटिक के अंदर जो मेजर टाइप है वो एग्रीकल्चरल वर्कर्स हम उसको कह सकते हैं, या एग्रीकल्चरल फील्ड रिलेटेड वर्कर्स, जो सारे के सारे ऐड ऑन करें तो हम वेटनेरियन उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जो पर्टिकुलर पर्संस क्लोज प्रोक्सिमिटी ऑफ एनिमल्स या क्लोज कॉन्टेक्ट ऑफ एनिमल्स में नॉर्मली रहते हैं, वो सारे हम इसके अंदर कंसीडर करेंगे।
देन एनिमल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स, इसमें कैसे, कोई बुचर है, स्लोटरमैन है, मीट इंस्पेक्टर है, स्लोटर हाउस में कोई काम करता है, कोई जो मीट है उसकी प्रोसेसिंग में या स्टोरेज में उन प्लांट्स में काम करता है, तो वहां पे उसके पास पॉसिबिलिटी है कि जो कंटेमिनेटेड मीट या मीट प्रोडक्ट्स हैं उनमें अगर कोई बैक्टीरिया वायरस है तो उससे वो एक्सपोज हो जाते हैं। तो इसमें मेजर हमारे पास एंथ्रेक्स है, टेटनस की पॉसिबिलिटी है, या टुलारीमिया। टेटनस का थोड़ा सा कम कर देते हैं क्योंकि जोनोटिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेजर इसके अंदर हमारे पास आ जाएंगे वो टुलारीमिया और एंथ्रेक्स। ये जनरली जो मीट या मीट प्रोडक्ट्स रिलेटेड इंडस्ट्री है या एनिमल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे हाइड एंड स्किन है या लेदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसमें जो काम करते हैं, तो वहां पे कई बार सॉल्टिंग वगैरह करते हैं। जब वो कांटेक्ट में आ जाते हैं स्पोर्ट्स वगैरह हाइड के ऊपर, अगर जो स्पोर्ट्स हैं वो प्रॉपरली डिस्ट्रॉय नहीं हुए, तो उस कंडीशन के अंदर चांसेस हैं कि वो डिजीज ट्रांसमिट हो जाए। देन सिल्वियन और कैम्स्ट्रल, तो इसके अंदर जो वाइल्ड एरिया के अंदर जाके अपना काम करते हैं, कौन से हो सकते हैं, वाइल्ड लाइफ वर्कर्स, फॉरेस्टर्स, हंटर्स, ट्रैपर्स, या कोई जैसे फिशरमैन है, कोई रिसर्चर है, सर्वेयर है, रिसोर्स एक्सप्लोरर है, प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, कोई कैंपिंग करने के लिए कोई टूरिस्ट पर्टिकुलर एरिया में गया, तो वहां पे ये जो पर्टिकुलर जो क्लासेस हमने डिस्कस की, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये उन पर्टिकुलर जो जूनोटिक डिजीज है वहां से एक्सपोजर का चांसेस हो सकता है। कि आप अगर वाइल्ड में कैंपिंग करने गए, हमारे यहाँ पे कंपेरेटिवली कम है, अदर कंट्रीज में आप देखोगे तो कैंपिंग जनरली वो उनके काफी इंटीरियर्स में होती है, तो वहां पे अगर सपोज कोई ऐसा रात को वुल्स ने अटैक कर दिया, तो वहां से पॉसिबिलिटी है कोई डिजीज ट्रांसमिट हो जाए। हमारे यहाँ पे केएफडी है, जैसे केएफडी एक मेजर जूनोटिक डिजीज है जो फॉरेस्ट रिलेटेड है, तो जो फॉरेस्ट के अंदर काम करते हैं या रिसर्च वर्कर है, कोई टूरिस्ट है, कोई कैंपिंग गाइड है, या कोई उस फॉरेस्ट के अंदर कोई लेबर है, तो उन वो सारे के सारे इस रिस्क कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, सिल्वियन एंड कैम्स्ट्रल। देन रिक्रिएशनल, तो जो जैसे सर्कस वगैरह जो करते हैं वो सारे के सारे, या फिर पेट डीलर, पेट ओनर्स, विजिटर्स, वेटनेरियंस, ये रिक्रिएशनल ग्रुप के अंदर आ जाते हैं, विच आर इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद पेट एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स इन एन अर्बन इन्वायरमेंट। ठीक, अगर कोई वाइल्ड एनिमल है उसको कोई वो इस पर्पज के लिए यूज करते हैं और उसको अर्बन एरिया के अंदर वो हम उसके उसमें नहीं जा रहे, वो उसका जो नेचुरल टेरिटरी है वहां पे अगर गए तो वो सिल्वियन या कैम्स्टल हो जाएगा। रिक्रिएशनल के अंदर जो पेट शॉप्स हैं, पेट ओनर्स हैं, वहां पे अगर कोई वेटनेरियन जाता है, पेट डीलर अगर हो गया, जैसे टर्टल्स वगैरह आजकल लोग कॉमनली रखने लग गए, या जो फिर टर्टल जो रख रहा है उसको पेट ओनर या जो पेट डीलर है या जो सर्कस रिलेटेड वर्कर्स हैं उनको हम कह सकते हैं, वो सारे के सारे इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। जहां पे टोक्सोप्लाज्मोसिस एक डिजीज इंपॉर्टेंट है, सिटाकोसिस है जो बर्ड्स वगैरह से ट्रांसमिट होती है, और कैंपाइलोबैक्टीरियोसिस ये इंपॉर्टेंट डिजीज है रिक्रिएशनल वर्कर्स के अंदर। देन कोई क्लिनिकल लेबोरेटरी के अंदर वर्क कर रहा है, तो वहां पे जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ डील कर रहा है, तो वहां पे पॉसिबिलिटी है कि अगर कहीं पे भी कोई भी ऐसा जो प्रिकॉशनरी मेजर जो हमने अगर नहीं लिया, तो वहां पे वो जो डिजीज है, जो भी क्लिनिकल वर्कर है वहां पे या लेबोरेटरी वर्कर है या उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितने भी पर्सन हैं, वो उस पर्टिकुलर चीज से एक्सपोज हो सकते हैं। तो इसके अंदर कोई भी ऐसा वर्कर, लेबोरेटरी वर्कर या कोई जो पर्सन उसको हैंडल कर रहा है, विच इज इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग डायग्नोस्टिक स्पेसिमेंस, परफॉर्मिंग ऑटोप्सीज, कीपिंग लेबोरेटरी एनिमल्स फॉर डायग्नोसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है। कि जैसे आपने देखा होगा जनरली कि जो स्मॉल एनिमल्स है या लेबोरेटरी एनिमल्स है, जैसे रैट है, रेबिट है, गिनी पिग है, हैमस्टर्स हैं, इनको जनरली डिजीज टेस्टिंग में कई कंपनीज भी रखती हैं, वेरियस ड्रग्स जो है उनके ऊपर टेस्ट होते हैं। तो अगर इनके अंदर कोई ऐसी डिजीज है जो मैन के अंदर ट्रांसमिट हो सकती है, तो कौन से मैन जो उस पर्टिकुलर उन एनिमल्स के साथ डील कर रहे हैं, या जो कोई क्लिनिकल सैंपल है, लेबोरेटरी एग्जामिनेशन है, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन वगैरह, वहां पे अगर उस जो वर्कर है उसके अंदर कोई डिजीज आ जाती है, तो वो इस कैटेगरी के अंदर हम मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे इजीली ब्रुसलोसिस है और टीबी हमारे पास है, इनसे ये हो सकती है स्प्रेड। देन एपिडेमियोलॉजिकल, तो जो पब्लिक हेल्थ वर्कर्स हैं, वेटनेरियंस हैं,
which are in close contact with sick animals or people of highly contaminated surroundings during परफॉर्मेंस ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल फील्ड इन्वेस्टिगेशन। कहीं पे कोई आउटब्रेक हो गया तो वहां पे जितने भी पब्लिक हेल्थ वर्कर्स हैं या एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं वो उस पर्टिकुलर एरिया में जाते हैं और अपनी जो भी स्टडीज हम डिस्कस करेंगे, केस कंट्रोल, कोहेरेंट, वो स्टडी परफॉर्म करेंगे। तो वहां पे जब वो पर्टिकुलर उन पर्सन से डील करेंगे या उन एनिमल से डील करेंगे तो वहां पे उनके साथ भी पॉसिबिलिटी है कि ऐसी कोई डिजीज जो है वो ट्रांसमिट हो जाए। तो ये जो सोर्स हो जाएगा ये हमारा एपिडेमियोलॉजिकल है। लास्ट में जो आ जाता है इमरजेंसी सिचुएशन, जहां पे कोई डिजास्टर हो गया है या कोई रिफ्यूजीज हैं, कोई मेजर जो कोई रिलीजियस इवेंट वहां पे है, पिलग्रिमेज है, तो वहां पे जो ऐसी डिजीजेज जैसे हमने प्लेग का डिस्कशन किया या लेप्टोस्पायरोसिस का है, क्योंकि जो यूरिन वगैरह है वो भी एक मेजर रोल प्ले करता है, तो वाटर बॉडीज के अंदर लेप्टोस्पायरा आ जाता है। और अनहाइजेनिक कंडीशंस अगर वहां पे हैं या कोई ऐसी नेचुरल कैलेमिटी अगर आ गई है तो जब ये एनिमल क्लोज कॉन्टेक्ट विद ह्यूमंस जो है वो आ जाते हैं, तब ये इस टाइप की डिजीज जो है वो स्प्रेड कर सकते हैं, प्लेग और लेप्टोस्पायरोसिस। तो अगर ऑक्यूपेशनल जूनोसिस का आता है तो ये हमारे पास बेटर है। इस वे में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये ऐसे पर्टिकुलर ऑक्यूपेशंस हैं जहां से पॉसिबिलिटी बनती है कि कोई डिजीज जो है वो एनिमल टू मैन जो है वो ट्रांसमिट हो सकती है। और अदरवाइज आप ऑक्यूपेशन देखने सोचने बैठोगे तो हमारे पास दो तीन ऑक्यूपेशन ही निकलते हैं। एक हम कह सकते हैं कि जो एबेटॉयर वर्कर्स हैं या मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं या वेटनेरियंस हैं, वो तीन चार में ही हम कंफ्यूज होकर रह जाते हैं। तो अगर इस वे में हम करेंगे तो ये हमारे लिए ज्यादा बेटर है, ज्यादा डिटेल ये हम इस वे में लिख पाएंगे। तो एटलीस्ट जो हेडिंग्स हैं उनके अंदर जो मेजर चीजें हैं वो आपको आइडिया होना चाहिए कि किस कैटेगरी के अंदर हम किस किस पर्टिकुलर जो कैटेगरी या वर्कर्स की बात कर रहे हैं और वहां पे किस डिजीज का जो रिस्क बनता है। ठीक है। यस सर। सर प्लेग का केस तो अभी बहुत अक्रेंस नहीं हो रहा है ना, कहीं सुनने को आता है सर? गुजरात जो में जब इमरजेंसी में आउटब्रेक आए थे 2000, कब आए थे, 1 में आए थे, 4 में आए थे, 1 में आए थे शायद। तो बहुत उस पहले टाइम से, पे, हाँ वही। हाँ उस टाइम पे बड़ा मेजर आउटब्रेक हुआ था, क्योंकि वहां पे जनरली जो प्लेग के इंसिडेंसेस हैं वो ऐसी कंडीशंस के अंदर ही देखने को मिलते हैं। उसके बाद तो आई थिंक कोई नहीं है आउटब्रेक ऐसा रिपोर्टेड 2001 के बाद, शायद लास्ट वही सुना था गुजरात में। तो ये पर्टिकुलर कैटेगरीज हैं। देन जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है एमर्जिंग एंड री एमर्जिंग जूनोसिस का। तो होती क्या है एमर्जिंग जूनोसिस, री एमर्जिंग जूनोसिस, और क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये इस टाइप के नई नई डिजीजेज जो है वो अक्रेंस होना शुरू हो गई है। तो वो पहले बाद में डिस्कस करेंगे। ये देखते हैं कि क्या बताओ कि या फिर ये कहें कि री इमर्जिंग डिजीजेज क्यों या नई डिजीजेज क्यों अकर हो रही हैं, क्या क्या आप रीजन मानते हो इन पर्टिकुलर चीजों का, एमर्जिंग और री इमर्जिंग जूनोसिस का क्या रीजन हम कह सकते हैं। एक एक करके, आप 5 लोग हो तो दो दो अगर बताओगे तो 10 रीजन हो जाएंगे। सबको बताना है एक एक दो दो। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज कोई बहुत पुराने टाइम पे कोई अंटार्कटिका के अंदर कोई वायरस है, वहां पे स्नो मेल्ट हुई तो हो सकता है वो जो रिवर के थ्रू या वाटर के थ्रू वर्कर्स के या किसी के भी कांटेक्ट में आ जाए, तो एक ही हमने मान लिया क्लाइमेट चेंज। उसके अलावा सर म्यूटेशन ऑफ माइक्रोब्स, म्यूटेशन ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोबियल म्यूटेशन, ठीक है। और डिफॉरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन, बिल्कुल। और क्या ऐड करें। सर इंक्रीजिंग ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, इंक्रीजिंग कॉन्फ्लिक्ट, चलो हो सकता है, पर उसको डिफोरेस्टेशन के अंदर ही ज्यादा कंसीडर करेंगे। लोग डिस्ट्रॉय करते हैं यस तो सर। एरिया में हम लोग एंटर करते हैं।
तो उसके वजह से उनके साथ हमारा कांटेक्ट बढ़ता है। ठीक है। और सर जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो हम लोग नए प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें जो हाँ, चेंजिंग हो रहे हैं सर, तो चेंजेस इन द फार्मिंग प्रैक्टिसेस के भी एक कारण है सर, और सोशल सोशल फैक्टर भी एक कारण है। फार्मिंग प्रैक्टिसेस जैसे की वजह, फूड, हाँ सर। फार्मिंग प्रैक्टिसेस से सर कैसे एमर्ज हो सकती है कोई डिजीज? सर जैसे मान लीजिए कोई अमेरिका में कोई क्रॉप है, हम इंडिया में ग्रो करना चाह रहे हैं, वहां हम्म। से आ गई डिजीज यहाँ पे क्रॉप में, हम्म। पैथोजेंस के माध्यम से। हाँ क्वालिटी ठीक है। कंट्रोल मेजर्स नहीं चेक किए गए कस्टम पे, तो आ सकता है सर। वो डिपेंड करेगा वो जूनोटिक है या नहीं है। एक दो पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ, आपकी बात लिख देता हूँ उसमें। एक तो है जो चेंजिंग फूड हैबिट्स हैं, जैसे कोविड का यस इंसिडेंस सर, हुआ यस सर। था, तो ये जो फूड हम्म। हैबिट्स चेंज हो रही हैं ये भी एक रीजन है। और यस सर। आ, उसकी जगह हम ये कहें कि जो इंटरनेशनल कांटेक्ट जो पर्संस का या पब्लिक का जो ज्यादा हो रहा है, रैपिडली फ्लाई कर रहे हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज के अंदर, उसकी वजह से भी हो हम्म। सकता है कि वो जो म्यूटेशंस यस की हम सर। बात कर रहे थे, यहाँ से एक माइक्रोब जाए वहां से कांटेक्ट में आए, या वहां पे कोई है वो यहाँ पे अगर आ जाए। दूसरा एक हो हम्म। सकता है पार्ट वेक्टर्स का भी रोल इसके अंदर, थोड़ा बहुत ब्रीफली हम कह सकते हैं कि कोई वेक्टर्स हैं वो, उनके अंदर कोई ऐसी म्यूटेशंस वगैरह है। तो ये हम 5 पॉइंट्स मान लेते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल है। उसके अलावा और आगे देखते हैं मेजर कोई और आपके दिमाग में हो जिसकी वजह से कोई नई डिजीज इवोल्व हो पाए, या प्रीवियसली कोई जो थी हमने रेडिकेट कर दी फिर वापस आ गई हो। तो एमरजेंट क्या है? जो न्यूली आइडेंटिफाइड या प्रीवियसली अननोन थी इन्फेक्शियस डिजीज जो अभी दोबारा अपीयर होगी। री इमर्जिंग में हम उनको कहेंगे कंसीडर जो नॉन डिजीज है, हमें पता था लेकिन उनके इंसिडेंसेस जो हैं वो एक टाइम के बाद बिल्कुल कम हो गए थे, लेकिन अब जो दोबारा से वो स्टार्ट या बड़े उनके केसेस हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलने लगे। पहले कोई स्पोरेडिक अकरेंस था उसका, अब जो है फिर वो आउटब्रेक की फॉर्म में आने लग गई है वो। तो क्या फैक्टर्स हैं विच आर कंट्रीब्यूटिंग टू एमरजेंस एंड री एमरजेंस? डेफिनेशन का तो आई थिंक ज्यादा सा रेलेवेंस है नहीं, क्योंकि आपको आइडिया होगा इस चीज का, इमरजेंस री एमरजेंस का। तो इकोलॉजिकल चेंजेस एक रोल है, तो इसके अंदर हमारा क्लाइमेट चेंज, उसके अलावा डिफोरेस्टेशन, ऑल्टरेशन इन इकोसिस्टम, दिस कैन ब्रिंग्स ह्यूमंस इन क्लोजर कॉन्टेक्ट विद न्यू वेक्टर्स एंड रिजर्वोयर ऑफ डिजीज। देन ग्लोबलाइजेशन, इंक्रीज ट्रेवल एंड ट्रेड, इसकी वजह से जो स्प्रेड अक्रॉस बॉर्डर्स है वो हो जाता है। चेंजेस इन ह्यूमन बिहेवियर एंड डेमोग्राफिक्स, तो अर्बनाइजेशन की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, और इंक्रीज्ड ह्यूमन एनिमल इंटरेक्शन है कंट्रीब्यूट टू एमरजेंस ऑफ न्यू डिजीजेस। माइक्रोबियल अडेप्टेशन एंड इवोल्यूशंस, तो इसमें जो न्यू वायरुलेंस या फिर उनका जो ट्रांसमिशन पैटर्न्स है वो, एक इंपॉर्टेंट हम भूल गए इसके अंदर जो है ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स जो इवॉल्व हो रहे हैं, वो भी एक पोटेंशियल कोज बनते हैं एमर्जेंट डिजीज का। या फिर उसके बाद आ जाता है ब्रेक डाउन ऑफ पब्लिक हेल्थ मेजर्स, वहां पे कि जो भी पब्लिक हेल्थ की मेजर्स थे वो ब्रेक डाउन हो गए, कोई वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं है, कोई वहां पे सैनिटेशन नहीं है, कोई वीकेंड सर्विलेंस है, तो इसकी वजह से जो री इमर्ज हो सकती है कोई पर्टिकुलर डिजीज उस पर्टिकुलर एरिया में। देन इकोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल चेंजेस, ये हमने क्लाइमेट उसी से रिलेटेड ज्यादा है ये हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था। इकोलॉजिकल चेंजेस के अंदर अलग लिखना चाहे तो अलग लिख सकते हैं, कि जो इकोसिस्टम्स हैं उनके अंदर जो चेंज होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रिवेलेंस ऑफ डिजीज है उसको अफेक्ट करते हैं। तो ये हमारे कुछ जो रीजंस है वो बनते हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी हम देख सकते हैं इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं ह्यूमन डेमोग्राफी, इंटरनेशनल ट्रेवल, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री, तो फूड प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड सप्लाईज, पैकेजिंग की वजह से भी जो है कुछ नए हमें जो बैक्टीरिया वायरसेस है वो देखने को मिलते हैं। उसके अलावा न्यू मेडिकल डिवाइसेस हैं, या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, कोई इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स हमने यूज किए, तो उसकी वजह से कोई उन पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के अंदर नई डिजीज हमें देखने को मिल सकती है, वाइड स्प्रेड ऑफ यूजेज।
माइक्रोबियल इवोल्यूशन, ब्रेकडाउन ऑफ होस्ट डिफेंसेस, लैक ऑफ पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस एंड कंट्रोल मेजर्स। ये कुछ पर्टिकुलर जो है वो रीजंस हमारे बनते हैं जिसकी वजह से जो हमारी डिजीजेज हैं वो दोबारा या तो नई डिजीज एमर्ज हो रही हैं या जो जिनका लेवल एक पर्टिकुलर लेवल के बाद कम चला गया था वो दोबारा इवोल्व हो रही हैं, री इमर्ज हो रही हैं। तो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबलाइजेशन, देन चेंजेस इन ह्यूमन डेमोग्राफिक्स बिहेवियर, या इसके अंदर जो हम ईटिंग पैटर्न है वो वेरिएशन वो डिस्कस कर सकते हैं। माइक्रोबियल अडेप्टेशन, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन ऑफ पैथोजेंस, इसके अंदर सेपरेटली यहाँ पे तो हम म्यूटेशन का डिस्कशन करेंगे, म्यूटेशन कोई उसके अंदर हो, और इसके अंदर जब इवोल्यूशन का डिस्कशन करेंगे तो यहाँ पे जो ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स हैं वो हो सकते हैं। साथ में इसके अंदर जो इम्यून कॉम्प्रोमाइज जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर कोई ऐसी डिजीज है जो दोबारा अकरेंस हो, जैसे HIV वगैरह, पहले उसके इंसिडेंस है जब तक ये डिजीज डिस्कवर नहीं हुई तो ऐसे पेशेंट्स देखने को मिला करते। बाद में जब और फर्दर इम्यूनिटी डाउन हुई या कोई ऐसी कंडीशन हुई उनके अंदर भी सिमिलर सिम्टम्स देखने को मिले। तो जहाँ पे आपने कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करा है या होस्ट इम्यूनिटी अगर वीक है तो वहां पे कुछ जो नए जो कुछ पैथोजेंस है जो नॉर्मली डिजीज कोज नहीं करते वो उनके अंदर एक सेपरेट जो डिजीज है वो कोज कर सकते हैं। तो वो उसके अंदर आ जाएगा कि जो लैक ऑफ होस्ट इम्यूनिटी। तो इसके लिए जो अगर फैक्टर्स डिसाइडिंग है, जैसे जो डिजीज है उसमें हमारे पास JE है, येलो फीवर है, BSC वगैरह है। तो इसके लिए जो डिटर्मिनेंट्स हैं जैसे एजेंट के, होस्ट के और इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स, आप इसको चाहो तो इस वे में भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो एमर्जिंग और री एमर्जिंग डिजीज है उसके लिए जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं उसमें होस्ट फैक्टर्स हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं या फिर एजेंट फैक्टर्स हो सकते हैं। जो इन्फेक्शियस एजेंट है उसके अंदर क्या मॉडिफिकेशंस आ रही हैं, तो ये भी एक ऑप्शन बनता है। इसके बेसिस पे भी आप जो है वो फर्दर इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे इकोलॉजिकल फैक्टर्स, ये हम इन्वायरमेंटल जो डिटर्मिनेंट्स है उनका डिस्कशन कर रहे हैं कि इकोलॉजिकल फैक्टर्स है जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, चेंज इन वाटर इकोसिस्टम, डिफोरेस्टेशन है, या एग्रीकल्चर है, फ्लड है, फेमाइन है, उसकी वजह से रिफ्ट वैली फीवर हो सकता है, अर्जेंटाइन हेमरेजिक फीवर, हेंटा फीवर, ये कुछ डिजीज है जो नई अपीयर हुई हैं। अर्बनाइजेशन की वजह से, ग्लोबलाइजेशन, माइग्रेशन, इंट्रावेनस ड्रग यूज, तो उसकी वजह से ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, STDs का है, डेंगू फीवर है, ये अर्बनाइजेशन की वजह से स्प्रेड कर रहा है। इंटरनेशनल ट्रैवल बाय एयर एंड शिप, तो इसकी वजह से वाइल्ड वाइड मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल्स, तो इसमें भी जैसे कुछ ऐसे वेक्टर्स आ सकते हैं जो ऑलरेडी कंट्री के अंदर प्रेजेंट नहीं थे, वो कहीं बाहर से वेक्टर्स आ गए तो उनकी वजह से जो डिजीज है वो इंट्रोड्यूस हो सकती है। जैसे यहाँ पे रेड बोन हेंटा वायरस है, इंट्रोडक्शन ऑफ कोलरा इन साउथ अमेरिका, ये एग्जांपल्स हैं कुछ जो डिजीज ऐसे एमर्ज हुई थी। फूड इंडस्ट्री का क्या रोल होता है, जैसे ई कोलाई स्ट्रेन्स फ्रॉम कंटेमिनेटिंग मीट एंड अदर फूड प्रोडक्ट्स, BSC का है, निफा वायरस है, तो ये जो फूड इंडस्ट्री है उसकी वजह से है। हेल्थ केयर में हमारे पास इबोला है, HIV वगैरह है, ये सारे के सारे किस कंडीशंस में अपेयर होते हैं, जब न्यू मेडिकल डिवाइसेस, टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, मतलब कहीं पे भी होस्ट इम्यूनिटी का हम इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। वाइड स्प्रेड यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, देन माइक्रोबियल अडेप्टेशन एंड इवोल्यूशन, तो इसमें एंटीजेनिक शिफ्ट और ड्रिफ्ट आप देखते हो कि कॉमनली जो है बर्ड फ्लू है या फिर एवियन इन्फ्लुएंजा, स्वाइन इन्फ्लुएंजा के कुछ कुछ टाइम बाद हमें आउटब्रेक्स देखने को मिलते हैं और वहां पे नया स्ट्रेन हमें देखने को मिलता है। तो वो नया स्ट्रेन किस वजह से देखने को मिलता है, जो ये वायरस है एवियन इन्फ्लुएंजा का, उसके अंदर एंटीजेनिक शिफ्ट और ड्रिफ्ट हमें देखने को मिलती है, तो उसमें म्यूटेशंस बड़ी फ्रीक्वेंटली होती रहती हैं। उसके अलावा इवोल्यूशन की हमने बात की तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो TB है उसकी वजह से, या क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट मलेरिया, ये इस टाइप की कंडीशन, ब्रेकडाउन ऑफ होस्ट डिफेंसेस, तो वहां पे जो नॉर्मली डिजीज कोज नहीं करते जैसे माइकोबैक्टीरियम बोविस वगैरह या लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस, वो ऐसे डिजीज कोज कर सकते हैं। लैक ऑफ पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस एंड कंट्रोल मेजर्स, तो वहां पे कोलरा है, डिप्थीरिया है, ये इस टाइप की डिजीज अब हमें कॉमनली अब देखने को नहीं मिलती। पुराने टाइम में आप देखोगे तो हैजा की एक बड़ी डिजीज देखने को मिला करते कोलरा की वजह से, वो अब कंट्रोल हो गई हैं। लेकिन जहाँ पे ये इस टाइप की जो पब्लिक हेल्थ मेजर्स हमने नहीं लिए वहां पे पॉसिबिलिटी है कि ये जो डिजीज है वो दोबारा री इमर्ज कर जाए वहां पे। देन आ जाता है सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ जूनोसिस, इसमें क्या इफेक्ट आएगा जूनोसिस का सोशली और इकोनॉमिकली।
सोशल और इकोनॉमिकल क्या क्या चेंजेस आएंगे अगर किसी कोई एक पर्सन है जो मेडिकली इल हो गया है जूनोटिक डिजीज की वजह से, तो सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ जूनोसिस क्या देखने को मिलेगा हमें, बताओ। इकोनॉमिकली क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा भाई? उसके ट्रीटमेंट कॉस्ट हमें उसको पे करनी पड़ेगी, एक तो चीज ये होगी। दूसरा और क्या हो सकता है? सर ह्यूमन रिसोर्स मतलब नष्ट होगा, लॉस ऑफ ह्यूमन, क्या होगा? लॉस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। हाँ, वर्क आवर्स जो हैं वो नहीं कर पाएंगे लोग। और क्या कह रहे हो आप? सुन नहीं पा रहा मैं। वो जो अपनी फैमिली के लिए कोई अर्निंग कर रहा था वो अर्निंग वो नहीं कर पाएगा, तो वो भी एक फाइनेंशियल लॉस है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर कोई डिजीज आती है उसको कंट्रोल करने के लिए वैक्सीनेशन वगैरह प्रोग्राम स्टार्ट करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन है। कोई डिजीज ऐसी आती है जहाँ पे पब्लिक जो है फिर उसको पब्लिक स्टिग्मा उसके अंदर आता है उस पर्टिकुलर डिजीज की वजह से, तो वो सोशली जो है उसकी लाइफ जो अफेक्ट होती है। तो ये कुछ रिलेटेड है। तो जो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इनके होता क्या है। अगर एग्जैक्टली तो हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि कितना लॉस उसकी वजह से होता है, क्योंकि वहां पे हो सकता है जो लाइफ डेंजरिंग सिचुएशन भी हो, लाइफ चली जाए, तो कॉस्ट ऑफ लाइफ और सफरिंग जो है वो कंप्लीटली हम मेजर नहीं कर सकते। लेकिन जो मैनी ऑफ द जूनोटिक डिजीज देखो, सीरियस इलनेस मोर्टेलिटी इफेक्ट इंक्लूड लॉस ऑफ वर्क कैपेसिटी, लॉस ऑफ अर्निंग्स, क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिल सकती हैं वहां पे, इंटरफेरेंस विद द पैटर्न्स ऑफ फैमिली लाइफ, पोटेंशियल माल न्यूट्रिशन फ्रॉम इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक डिमांड्स इन पीपल हु आर ऑलरेडी पुअरली नरिश्ड। तो कोई ऐसा वर्कर है जहां पे उसको पहले ही माल नरिश्ड है और अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है तो और ज्यादा माल नरिशमेंट हमें उसको देखने को मिलता है। तो लॉस ऑफ मैन आर एंड मैन डे, इफेक्ट ऑन लेबर प्रोडक्टिविटी, मॉनेटरी लॉस वहां पे हमें देखने को मिलेगा, हॉस्पिटलाइजेशन मेडिकेशन उनका कॉस्ट देखने को मिलेगा, एडवर्स इफेक्ट ऑन मोरल ऑफ पर्सनल, अनफेवरेबल पब्लिसिटी, मेडिको लीगल इम्प्लीकेशंस, कोई जो भी उसको कॉस्ट पे करनी है कोई इंडस्ट्री या उसकी वजह से। एक इसके अंदर हम जो पब्लिक स्टिग्मा का है वो भी पॉइंट ऐसे ऐड कर सकते हैं, जैसे लेप्रेसी वगैरह की डिजीज थी या प्लेग वगैरह के इंसिडेंसेस जब हुए, तो आपने देखो पुरानी मूवीज के अंदर एक बड़ा सा मास्क लेके जाते थे लगा के, या लेप्रेसी के लिए अलग से एक आइलैंड के ऊपर उनको जो छोड़ाते थे, प्लेग वालों को भी अलग से रख देते ताकि जो जनरल पब्लिक है उसके अंदर ये इंसिडेंसेस ना देखने को मिले। तो ये और कुछ फर्दर आ जाते हैं, जैसे कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई टूरिज्म रिलेटेड इंडस्ट्री है और अगर ऐसी डिजीज या ऐसे जूनोटिक इंसिडेंसेस के आते हैं, जैसे केरला में कई बार जो है ये इबोला वायरस के इंसिडेंसेस हुए थे अभी पीछे से, तो वहां पे जो ट्रांसपोर्टेशन है या टूर एंड ट्रांसपोर्टेशन जो इंडस्ट्री है वो अफेक्ट होती है उस पर्टिकुलर एरिया में। कि अगर कहीं बर्ड फ्लू से रिलेटेड इंसिडेंसेस आ जाते हैं तो लाइव स्टॉक और जो फूड प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। अगर जैसे एवियन इन्फ्लुएंजा के केसेस अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में रिपोर्ट होते हैं तो वहां पे जितने भी जो अफेक्टेड एनिमल्स हैं उनको हमें डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, तो वो एक लॉस होगा हमारा, दैट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ अफेक्टेड एनिमल्स। जो ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड उस एनिमल का होना है या एनिमल प्रोडक्ट का होना है, वो जो दूसरी कंट्रीज हैं उसके ऊपर सैंक्शंस लगा सकती हैं, तो जो लॉस ऑफ कंट्री इकोनॉमी भी हमें वहां पे देखने को मिलेगा। तो ये कुछ सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस हैं जो एक पर्टिकुलर अगर जूनोटिक डिजीज आती है तो उस पर्सन को कैसे अफेक्ट करेगी, उस सोसाइटी को कैसे अफेक्ट करेगी और उस कंट्री को कैसे अफेक्ट करेगी। ये सारी की सारी चीजें हमें इसके अंदर मेंशन करनी है। बड़ा इजी है, कोई ज्यादा वो नहीं है, थोड़ा सा बस आपको इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है एक एक लाइन के अंदर, और कुछ नहीं है ज्यादा, इजी सा, ये लैंग्वेज भी इजी है। ठीक है, तो देन फिर जो जूनोटिक डिजीज है उनको कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं, क्या हमारे पास मेथड्स हैं कंट्रोल करने के। तो एक पार्ट जो सबसे पहले आ जाता है वैक्सीनेशन प्रोग्राम आ जाता है। वैक्सीनेशन अगर फेल हुआ तो फिर हमें अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्रोसीड करना पड़ेगा उसको। अगर जो उसके वेस्ट हैं वहां से पॉसिबिलिटी है डिजीज ट्रांसमिशन का, तो सेफ डिस्पोजल ऑफ एनिमल वेस्ट।
कोई वेक्टर बोर्न डिजीज है तो जैसे मस्किटोज कंट्रोल हमें करने हैं, रिजर्वोयर कंट्रोल करने हैं, रेबीज वगैरह के हैं तो उसके रिजर्वोयर हम कंट्रोल करेंगे, वेक्टर्स हैं तो मस्किटो वगैरह कंट्रोल करेंगे, सर्विलांस एंड मॉनिटरिंग, बायोसिक्योरिटी मेजर जो है वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे, और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की, अगर जो दूसरी ऐसी कंट्रीज हैं वहां पे ये डिजीज रिपोर्टेड है उनकी हेल्प लेके जो ट्रीटमेंट वगैरह है या वैक्सीनेशन वगैरह है वो हम डेवलप कर पाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, तो जो भी डिफोरेस्टेशन से रिलेटेड है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हमें प्रमोट करनी है जिससे क्लाइमेट चेंज को हम मिनिमाइज कर सकें, इस बेसिस पे भी जो हम एमर्जिंग री एमर्जिंग जूनोटिक डिजीज है उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। एजुकेशन एंड अवेयरनेस, और एक इम्पोर्टेंट है वन हेल्थ अप्रोच, ये वर्ड आपने सुना है, क्या आप इसके बारे में जानते हो? इम्पोर्टेंट टॉपिक है वन हेल्थ अप्रोच का। यस सर, यस सर। क्या है वन हेल्थ? डब्ल्यू एच ओ यूनेप और OIE का क्वाड्रिपार्टाइट संधि, उसमें ये बात रखा गया है। वन हेल्थ क्या कहना क्या चाह रहे हैं हम वन हेल्थ से, क्या है वन हेल्थ? कॉन्सेप्ट सर ये है सर, इन्वायरमेंट भी हेल्दी रहे, ह्यूमन भी रहे, वाइल्ड लाइफ भी रहे हेल्दी रहे, प्लांट्स भी हेल्दी रहे, चारों। तो जितना भी जो डॉक्टर साहब ने डिस्कस किए, इन्वायरमेंट, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन, उन सबको Humans। एक कॉमन अम्ब्रेला के अंदर हम लेके चलते हैं, और ये मान के चलते हैं कि एक की हेल्थ जो है वो दूसरे की हेल्थ को इन्फ्लुएंस करेगी। तो जब ये सारे हेल्दी होंगे तभी जो है वो जो कंप्लीट हेल्थ वहां पे आएगी। तो वन हेल्थ के अंदर हम यही मान के चलते हैं कि हमें कोलैबोरेटिव अप्रोच लेनी पड़ेगी, कि वेटनेरियंस की भी हेल्प चाहिए, बोटेनिस्ट की भी चाहिए, मेडिको लीगल पर्सनैलिटीज की भी चाहिए, और कोई पब्लिक हेल्थ वर्कर है उनकी भी चाहिए। वो सारे जब एक साथ मिलके काम करेंगे कॉमन अम्ब्रेला के अंडर, तब हम एक जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं वो डेवलप कर पाएंगे। और ये जो जितना भी हमारा जो भी सराउंडिंग्स हैं वहां पे कोई भी लिविंग है, या जैसे प्लांट्स वगैरह, एनिमल्स हैं, ह्यूमन, उन सबको एक इंडिविजुअल मान के हम ट्रीट करते हैं कि ये जितनी चार चीजें हमने डिस्कस की ये एक इंडिविजुअल का पार्ट है, और जब ये चारों हेल्दी होंगी तभी जो है वो पूरा सिस्टम जो है वो हेल्दी हो पाएगा। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वन हेल्थ अप्रोच को। ठीक है, अब जो ये हमने डिस्कस किया, अब इनको कंट्रोल करने में जूनोटिक डिजीज को हमें क्या क्या चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ते हैं। तो ये लास्ट पार्ट है हमारा आज का। बताओ चैलेंजेस, क्या चैलेंजेस हैं कंट्रोलिंग के टाइम पे? बताओ, बोलो। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसमें हम कंट्रोल नहीं कर पाते डिजीज को? तो पहला तो सर एक्सटेंशन एजुकेशन की कमी, पार्टनर्स अवेयरनेस को की कमी है, अवेयर। अवेयरनेस। दूसरा, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है कि हम उनको एजुकेट कर पाए, प्रॉपर यस सर। एजुकेशन। देन कुछ बेसिक लेवल से शुरू करते हैं, फिर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन चैलेंजेस हैं हमारे पास, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है जो अभी हमने डिस्कस किया कि वन हेल्थ में जैसे हमने कोऑर्डिनेशन करना है तो वो कोऑर्डिनेशन नहीं है, क्लाइमेटिक इम्पैक्ट है, कल्चरल और बिहेवियरल फैक्टर हैं तो वो डिजीज ट्रांसमिशन को अफेक्ट करते हैं, एमर्जिंग, री एमर्जिंग। देन उसके बाद हमारे पास कुछ स्पेसिफिक आ जाते हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स जो हो रहा है, एक्सेसिव यूज, तो उसकी वजह से जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन और अर्बनाइजेशन, उसकी वजह से अक्रॉस द बॉर्डर्स भी जो है वो डिजीज का ट्रांसमिशन हो रहा है, लिमिटेड सर्वेलेंस एंड रिपोर्टिंग, तो इंडिया के अंदर तो स्पेशली जो रिपोर्टिंग सिस्टम है वो बड़ा पुअर है, और कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंटरकनेक्टेडनेस की जो कुछ ऐसी डिजीज अगर नई इवोल्व हो जाते हैं, जैसे कोविड का इवोल्यूशन हुआ, तो वो इतना कॉम्प्लेक्स था कि वो उसको जो ट्रांसमिशन है उसको समझने में, क्योंकि एनिमल्स का भी इन्वॉल्वमेंट है, ह्यूमंस का भी है, इन्वायरमेंट का भी है, तो उसको अगर कंट्रोल करना पड़े तो ये सारी की सारी चीजें जब इक्वली बैलेंस आउट हो तभी हम उसको कंट्रोल कर पाते हैं। तो अगर इतनी वेरिएशंस आ जाती है तो उसका कंट्रोल हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता है। रिपोर्टिंग नहीं है, ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन है, रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, इसी के नीचे हम जो मेंशन कर सकते हैं वो लैक ऑफ अवेयरनेस भी उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं, और एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस जैसे डिस्कस किया, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ एजेंसीज, उसकी वजह से इश्यूज आते हैं, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते वो जब आ रही हैं डिजीज,
बिहेवियरल कल्चरल फैक्टर्स, तो डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं, तो वहां पे कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी है जो डिजीज कंट्रोल करना चाहे तो कंट्रोल नहीं कर सकते, और कुछ एमर्जिंग एंड री इमर्जिंग जूनोटिक डिजीज हैं, उनकी वजह से भी हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं फॉर कंट्रोलिंग जूनोटिक डिजीज। ये हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जूनोटिक डिजीज के अंदर। तो ये हमारा पार्ट मेजर है रिलेटेड टू जूनोसिस। अब जो कुछ डिजीज बच गई हमारे पास, उनका पार्ट हम डिस्कस करेंगे मंडे को, अगर कोई चेंज नहीं हुआ तो प्लान में। तो वहां पे जैसे हमारे पास